गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो चैप्टर सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये चैप्टर जो एक मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत बनाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो पहले वर्ल्ड के इतिहास से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद इंडियन इतिहास में भी या इंडियन हिस्ट्री में भी देखा जाए, इस चैप्टर से रिलेटेड ही बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, ये इंसिडेंट मतलब पूरे वर्ल्ड को उस टाइम के दौरान पूरा चेंज कर दिया था और उसके बाद से एक के बाद एक जो घटना घटे थे जो एक नया दिशा के तरफ इंडिकेट करता है। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब फ्रांस के क्रांति, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बात है ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्यों। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा एक चैप्टर है, मैंने अभी बताया कि ये चैप्टर सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं इंडियन हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही देखा जाए, यूरोप में उस टाइम में धीरे धीरे करके वहां के सोसाइटी में चेंज हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, एवं और इस रेवोल्यूशन के बाद से ही वहां पर पूरे यूरोप में एक बहुत सारे नया नया आइडियोलॉजी आए थे, जो आइडियोलॉजी वहां के सोसाइटी के हालात पूरे तरह से चेंज कर दे रहे थे। ठीक है, अब बात है कि इंडिया के ऊपर भी इसका इफेक्ट आए थे, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आए थे, क्योंकि यूरोप में वो आइडियोलॉजी जैसे जैसे फैलता जा रहा था, उस टाइम में क्या हो रहा था, उस टाइम में इंडिया में ब्रिटिश राज चल रहे थे। तो यूरोप के द्वारा यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो सब आइडियोलॉजी इंडिया में भी आ रहे थे। तो इंडिया में भी धीरे धीरे करके वो सब आइडियोलॉजी आ रहे थे, और ये सब जब आइडियोलॉजी आ रहे थे, मतलब ये नया नया आदर्श जब आ रहे थे, तो उसके बाद से इंडिया के जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने भी स्ट्रक्चर है, सब जगह में धीरे धीरे करके चेंज आ रहे थे, लोगों के सोचने में भी चेंज आ रहे थे। तो इसके वजह से हम लोग धीरे धीरे करके जो मेडिवल दुनिया को छोड़कर हम लोग मॉडर्न के तरफ हम लोग जा रहे थे। हम हमारे सोच में बहुत सारे चेंज लेकर आ रहे थे, इसके वजह से हम और भी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ये चैप्टर पूरे मतलब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव्स में विचार करे तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सिर्फ हम लोग इसका आउटब्रेक के बारे में तो हम लोग इतना नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या चीज, इसके वजह से क्या हुआ है, इसका कारण क्या था, इसका मतलब फ्रांस के सोसाइटी में उस टाइम में कैसे कैसे चेंज आ रहे थे। ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो मैंने बता दिया। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते, क्यों चैप्टर हमको पढ़ेंगे ये तो बता दिया, तो चैप्टर को शुरू करते हैं आप। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज रेवोल्यूशन। मैंने बोला द फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस के क्रांति के बारे में। अब रेवोल्यूशन क्या चीज है, क्रांति के बारे में जानना है तो पहले तो जानना चाहिए ना रेवोल्यूशन क्या चीज है, मतलब क्रांति क्या चीज है, ये चीज पहले जानना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी समझ में आएगा। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति है। व्हाट इज रेवोल्यूशन मतलब क्रांति क्या है, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति है। अब बात है कि रेवोल्यूशन क्या चीज है। ये रेवोल्यूशन इज अ फंडामेंटल चेंज इन पावर or organizational structures that take place in a relatively short period of time। तो एक रेवोल्यूशन मतलब एक क्रांति, ये क्या है, इज ए फंडामेंटल चेंज मतलब एक मौलिक चेंज करते, एक मौलिक एक परिवर्तन करते हैं इन पावर क्षमता में और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, संगठनात्मक जो संरचना है उसमें चेंज करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनते हैं वहां का जो पहले से जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जैसे जैसे फॉर्मेट में चले गए उस फॉर्मेट में पूरा चेंज करते हैं। दैट टेक्स प्लेस इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये चीज क्या होता है, ये चीज होता है मतलब देखा जाता है अपेक्षाकृत कम समय में, मतलब एक कम समय के अंदर ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो और चेंज हो जाता है। अब बात है कि ये जो चेंज होता है ना, ये चेंज एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, ये पूरे टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है ये चेंज।
तो अगर ये चेंज हो जाए तो इसे हम लोग कह सकते हैं रेवोल्यूशन, मतलब एक क्रांति। ठीक है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में एक पुराने टाइप का एक स्ट्रक्चर थे, और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद पूरे यूरोप पे वो स्ट्रक्चर का चेंज हो गया। ठीक है, पहले फ्रांस से ये शुरुआत हुआ था, बाद में धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में ये चीज फैल गया था। उसके वजह से यूरोप का जो पुराने वाला जो स्ट्रक्चर थे वो स्ट्रक्चर चेंज हो गए और नया वाला स्ट्रक्चर आए थे। तो ये चीज पॉलिटिकल भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब हर एक दिशा में हो सकता है। तो धीरे धीरे कर कर सोसाइटी में चेंज हो रहे थे। ठीक है, अब यहां पर मैं एक छोटा सा एक चीज बोल सकता हूं कि रेवोल्यूशन मतलब एक लंबी टाइम पीरियड के लिए सोसाइटी में मतलब परमानेंट जो चेंज लेकर आते हैं वो चीज हो जाता है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन ये कंस्ट्रक्टिव वे में भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव वे में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कंस्ट्रक्टिव वे में हो सकता है कि उसमें कोई भी ऐसे हिंसा के द्वारा कोई काम ना हो, लेकिन रेवोल्यूशन हो गया, सोसाइटी में एक चेंज हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये 18th सेंचुरी में ही इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे इंडस्ट्री बने थे, इंडस्ट्री बनने के वजह से वहां के सोसाइटी में क्या क्या चेंज आ रहे थे, तो नए तरीके से लोग आ रहे थे, इकोनॉमिकली फ्लो हो रहा था वहां पर, नए तरीके से वहां पर जो इंडस्ट्री से वजह से नए तरीके से इंडस्ट्रियल से जो मैन्युफैक्चर हो रहा था उसके वजह से कॉलोनी के ऊपर इफेक्ट आ रहे थे। ठीक है, कॉलोनी बनना स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिकली ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हुआ, ये सब नया नया चीज हो रहा था जो इससे पहले हम लोग कभी नहीं देखे थे। लेकिन ये सभी चीज हो रहा था कि नॉर्मल वे में हो रहा था, मतलब इसके पीछे कोई हिंसा नहीं थे, तो ये कंस्ट्रक्टिव वे में जाते। लेकिन डिस्ट्रक्टिव वे में क्या है, जिस रेवोल्यूशन के लिए एक डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, मतलब हिंसा जिसमें आते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, एक हिंसा आ गए थे, हिंसा आने के वजह से वहां का पुराने जो ओल्ड मोनार्की सिस्टम थे उस चीज को हमेशा के लिए हटाया गया था, उसके जगह में एक नया सिस्टम लेकर आया गया था गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिकली जो चेंज हुआ था एक डिस्ट्रक्टिव वे में हुआ था, तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव भी रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं हम लोग। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो ये वन टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव रेवोल्यूशन भी हम लोग इसे कह सकते हैं। इसमें द फोर्सिबली ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट और से सोशल ऑर्डर, तो जहां पर क्या होता है कि फोर्सिबल मतलब प्रबल एक संभावना रहता है कि वहां के जो गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना, मतलब वहां से उखाड़ कर फेंक देना, और सोशल ऑर्डर जो पुराने जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में भी उसको उखाड़ फेंक कर वहां पर एक नया सोशल ऑर्डर लेकर आना, तो ये भी हो सकता है। एनी फंडामेंटल चेंज और रिवर्सल ऑफ कंडीशन, तो मौलिक कोई चेंज भी हो सकता है। ठीक है, कोई परिवर्तन भी हो सकता है, या रिवर्सल, या पुराने जो सिस्टम थे जो खो गया था उसे दोबारा भी लौट कर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, रेगुलेशन में भी ये सिस्टम हो सकता है कि समझ लो कि अभी एक सिस्टम है जो एक रेगुलेशन के द्वारा कम से कम 100 साल के लिए खो गए थे, फिर एक रेगुलेशन आए, उसके वजह से क्या हुआ, वो पुराने सिस्टम को दोबारा वापस लेकर आया गया, तो ये भी हो सकता है। तो वो ये भी एक रेगुलेशन का फीचर्स में भी आ सकता है, तो एक पुराने कंडीशन को दोबारा वापस लेकर आना। तो ये रेवोल्यूशन का तो एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, रेवोल्यूशन का मतलब एक्चुअल बात जो चीज हो रहा है कि एक फंडामेंटल चेंज लेकर आया जाएगा। अब फंडामेंटल चेंज जो लेकर आया जाएगा एक लंबी टाइम के लिए, और जो एक परमानेंट इफेक्ट लेकर आएगा, कहां पर, सभी जगह में। ठीक है, मतलब सोसाइटी में लेकर आएगा। अब सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी चीज में होता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, सभी जगह में उसका एक परमानेंट इफेक्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो ये एक परमानेंट चेंज लेकर आ रहा है वहां पर। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाते, अब डिटेल्स में थोड़ा करके हम लोग अंदर के तरफ जाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर के जाते हैं। एक केस स्टडी, स्टॉर्मिंग द बास्टिल केस स्टडी, तो हम लोग एक केस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानना है तो वहां के जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, कहां से इसका शुरुआत हुआ था, उस केस के बारे में स्टडी करेंगे। और वो केस क्या था, बास्टिल। बास्टिल, ये जो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में एक फोर्ट दिख रहा है ना, ये फोर्ट था बास्टिल फोर्ट, फ्रांस के जो फेमस उस टाइम का फोर्ट था जो बास्टिल फोर्ट। तो इस फोर्ट के बारे में वही बोला जा रहा है,
और ये बास्तिल के फोर्ट में उस टाइम में क्या हुआ था, स्टॉर्मिंग मतलब तूफान। उस टाइम में बास्तिल फोर्ट में जो तूफान आए थे, ये तूफान ये जो नेचुरल तूफान नहीं थे, ठीक है, ये लोगों के द्वारा जो तूफान वहां पर आए थे, मतलब लोग उस बास्तिल को गिराने के लिए जो वहां पर अटैक किया था, उस तूफान के बारे में यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। इवेंट्स ऑफ द नाइट ऑफ जुलाई 1379, कब ये चीज हुआ था, ये हुआ था उसी रात को जो 1789 के 13 जुलाई के रात में ही हुआ था, ठीक है। और वहां से इस टाइम स्टार्ट हुआ था और फाइनली ये चीज बहुत ज्यादा फैल गया था जो 1789 के 14 जुलाई में सुबह से ज्यादा फैला था। रीजन क्या था, रीजन था फॉर द अटैक ऑन द बास्तिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मतलब अगले दिन इसका और भी ज्यादा मतलब अगले सुबह बास्तिल में और भी ज्यादा अटैक हुआ था लोगों के द्वारा। द स्टाबॉर्ननेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द फोर्टेस, वहां के जो मतलब किले थे, उस किले, फोर्टेस मतलब फोर्ट्रेस मतलब किले, तो बास्तिल के जो किले थे और वहां के किले के जो गवर्नर थे, ठीक है, तो उस गवर्नर को क्या किया, गवर्नर को उसके पोस्ट से हटाया गया वहां पर। मतलब अभी वहां पर बास्तिल में लोगों के द्वारा अटैक किया गया और लोगों को उनके द्वारा क्या किया, उस बास्तिल को वहां पर गवर्नर को उसके पोस्ट से संपूर्ण तरीके से वहां पर हटाया गया। सेलिब्रेशन ऑन द नाइट ऑफ जुलाई 14, अब 14 जुलाई में क्या हुआ वहां पर नाइट, उसके रात में, तो मैंने बोला 13 जुलाई के नाइट से स्टार्ट हुआ, 14 जुलाई सुबह ये बास्तिल में पूरी तरह से अटैक हुआ। बास्तिल जो फोर्ट है वहां के गवर्नर को वहां से हटाया गया और बास्तिल में क्या किया, वहां पर उसके रात में ये सेलिब्रेशन किया गया, ठीक है, मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सेलिब्रेशन किया गया था। और एक चीज बता देता हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसी एक दिन में, पर्टिकुलर एक दिन में नहीं हुआ था, ठीक है। रेवोल्यूशन होता है सोसाइटी में, एक धीरे धीरे करके एक परमानेंटली चेंज आते हैं, लेकिन इसका शुरुआत कब हुआ था, 1789 के 14 जुलाई से इसका शुरुआत हुआ था। स्पार्क्स ट्रिमेंडस पॉपुलर रेवोल्यूशन ऑल ओवर फ्रांस। स्पार्क्स मतलब क्या है, चिंगारी, ठीक है। तो अब ये चिंगारी क्या हुआ, धीरे धीरे एक भयानक तरीके से, ट्रिमेंडस मतलब भयानक, तो एक भयानक तरीके से एक रेवोल्यूशन मतलब एक क्रांति लेकर आ रहे थे, जो पहले पेरिस से स्टार्ट हुआ था। बास्तिल कहां पर आता है, पेरिस में आता है, तो पेरिस से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे करके ये पूरे फ्रांस में फैल गए थे, ठीक है। और देखा जाए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, मतलब जैसे 19th सेंचुरी आए थे, तो 19th सेंचुरी में जाकर जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ के द्वारा, मतलब वो उनके द्वारा धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोप में फैल गए थे, ठीक है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडियोलॉजी था ये पूरा वहां पर फैल गया था। अब बात है कि लोग इतना भड़क क्यों गए थे कि वो लोग धीरे पूरे तरीके से जाकर मिलजुल कर एग्रेसिव वे में वो बास्तिल को अटैक करके बैठे। इसके लिए भी इसके पीछे कारण होगा, बिना कारण के तो अटैक नहीं कर रहे थे। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक्चुअल कॉजेस क्या थे, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस को अगर समझना है, उनका पीछे कारण क्या थे ये समझना है, तो पहले जानना पड़ेगा कि उस टाइम में फ्रांस का हालत क्या था, ठीक है। तो हम लोग पहले धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले फ्रांस के हालत के बारे में जानेंगे वहां पर, और हालत के बारे में अगर जानना है तो वहां का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सभी हालत के बारे में हमें जानना पड़ेगा। फिर वहां से हम लोग धीरे धीरे करके रीजन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो रीजन एक्चुअल में ये डिक्लाइन ऑफ बास्तिल या फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन रीजन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, उस चीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, तो लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी कब से कब आता है, 1701 से स्टार्ट करके 1800 तक 18th सेंचुरी, ठीक है। अब लेट 18th सेंचुरी ऑब्वियसली ये आएगा 1751 से स्टार्ट होगा, मतलब हाफ हो गया। उसके बाद से 18th सेंचुरी के जो सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लेट 18th सेंचुरी मतलब एकदम से जो आखिर के था, लास्ट क्वार्टर भी समझ सकते हो, मतलब 1775 के बाद से। अब 1789 के टाइम में बोल रहा हूं, तो उस टाइम के आसपास के टाइम, तो उस टाइम में क्या था, उस टाइम में के फ्रांस के सोसाइटी के बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यहां पर बोला जा रहा है फ्रांस इन 1774, तो मैंने बोला कि लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, 1775 के आसपास मतलब 1774 लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। तो इस टाइम में लुइस 16 उन्होंने फ्रांस के किंग बने थे एट द एज ऑफ 20, जब उनका उम्र था 20, मतलब एक 20 साल के उम्र में वो फ्रांस का किंग बन चुके थे।
ऑब्वियसली जिस टाइम में वो किंग बने थे उसके पास इतना ज्यादा किंग का नॉलेज नहीं था, उनके पास काम को लेकर कोई तजुर्बा नहीं था, ठीक है। तो वो इस हालत में वहां का किंग बने थे। ही बिलोंग टू द बुर्बो फैमिली ऑफ किंग्स। अब वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे? बुर्बो फैमिली। यहां से एक चीज पता चलते है कि फ्रांस में उस टाइम में कौन से डायनेस्टी राज करते थे? बुर्बो डायनेस्टी राज करते थे। और उस बुर्बो डायनेस्टी के जो सक्सेसर होने के लिए सक्सेसर मतलब वो थे, तो इसलिए वो क्या थे? वो लुइस 16 वो अब फ्रांस के किंग बने थे। उससे पहले कौन थे फ्रांस के किंग? लुइस 15। उससे पहले लुइस 14। तो इसी तरह से थे, ठीक है। तो लुइस 15 के बाद लुइस 16 आए थे। तो लुइस 16 अब बुर्बो डायनेस्टी के सक्सेसर होने के लिए वो सक्सेसर थे, तो इसलिए उन्होंने के यहाँ का किंग बने थे। अब बात है कि लुइस 16 उसके टाइम पीरियड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहां पर बोला जा रहा है किंग लुइस वॉज मोर कॉन्सर्न्ड विथ हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो लुइस जो राजा लुइस थे ये और भी ज्यादा कॉन्सर्न थे, ठीक है। तो इस चीज के लिए और भी ज्यादा चिंतित थे विथ हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो अपने जो व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट थे उस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। देन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड कोर्ट, बजाय अपने राष्ट्र या अपने दरबार के इंटरेस्ट के बारे में चिंता करने से पहले वो अपने बारे में चिंता करने से ज्यादा चिंतित थे, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, ये तब का डेफिनेशन है, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी के टाइम में हम लोग स्टेट का मतलब ये समझते थे कि उस टाइम में स्टेट मतलब राज्य नहीं, उस टाइम में स्टेट मतलब एक राष्ट्र भी माना जाता था। अब उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो एक राष्ट्र के लिए एक राजा को जो चिंता करना चाहिए, या एक कोर्ट, उनका जो कोर्ट है मतलब उनका जो दरबार है, वो जहां पर वो राजा मंत्री सभी लोग बैठते, उसके लिए उनको वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम चलाने के लिए उनको जो चिंता करना चाहिए, वो चिंता करने से पहले वो अपने लिए ज्यादा चिंता करते थे। ऑब्वियसली उनका उम्र क्या था? उनका उम्र 20 साल का उम्र था, तो वो अपने लिए तो ज्यादा चिंता करेंगे ना, क्योंकि उनका उम्र ज्यादा नहीं हुआ था, उनका वो मैच्योरिटी लेवल उनका नहीं आए थे। अब बात है कि उसके बाद ऑफन बोर्ड विद द स्टेट एंड द कोर्ट अफेयर्स। तो वो जब भी क्या होते थे कि अपने स्टेट मतलब अपने राष्ट्र और अपने कोर्ट के, अपने जो दरबार थे उस कोर्ट के जो कामकाज में वो क्या हो जाते थे कि कभी प्राय वो अपने प्राय वहां पर वो बोरिंग फील करते थे उस काम में। ही लेट हिज वर्क अप टू हिज एडवाइजर एंड मिनिस्टर्स। तो इसलिए वो क्या करते थे कि वो अपने काम छोड़ देते थे किसके ऊपर? जो उसको उपदेश देते थे, जो उसका उपदेश देते थे मतलब जो उसका एडवाइजर थे और जो उसका मिनिस्टर थे, उसके ऊपर वो अपना काम छोड़ देते थे। तो इसमें एक गलती तो होता था, ठीक है। ऑब्वियसली उनका भी गलती नहीं था, क्योंकि 20 साल की उम्र में जो होना था वही हो रहा है। उनका उस टाइम का ध्यान किसी और की दिशा में जाते थे। अब बात है कि मंत्री के ऊपर या जो उसका एडवाइजर है उसके ऊपर अगर काम छोड़ देते थे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? इस मौके का फायदा उठाते थे। फायदा उठाकर वो अपने आप को आगे ले आने के लिए कोशिश करते थे। राजा को अंधेरे में रखकर वो अपने काम को सुविधा स्थापन करने के लिए वो आगे ले आने के लिए कोशिश करते थे। तो इसी तरह से फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में भी बहुत सारे गलती यहाँ पर फाइंड हो रहा था। He was influenced and often embarrassed by his loving wife. अब उस टाइम में क्या हुआ था? उसको प्रभावित भी किया गया था एंड ऑफन एम्बेरेस्ड, और उसे एम्बेरेस भी किया जा रहा था, ठीक है। किसके द्वारा? उसके जो धर्मपत्नी थे उसके द्वारा। अब बात है कि वो अपने काम के लिए भी धीरे धीरे करके वो उनके लिए मुश्किल भी बढ़ने जा रहे थे, क्योंकि वो काम के लिए भी उसका टाइम चिंतित नहीं थे, वो अपने लिए वो ज्यादा चिंतित कर रहे थे। तो इस टाइम में वो क्या क्या रहे थे? वो अपने काम को छोड़ दे रहे थे किसके ऊपर? अपने एडवाइजर के ऊपर या मिनिस्टर्स के ऊपर। तो इसके लिए क्या होते थे? उनके जो पत्नी थे, जो उस टाइम में क्वीन थे, तो ये क्वीन भी उनके ऊपर गुस्सा थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि क्वीन भी अपने काम अपने हिसाब से वो राजा को ना मतलब बताकर वो अपने हिसाब से अपने काम करते थे। और वो उनके नजर में अपने जो राजा थे उस राजा के लिए उनके नजर में कोई सम्मान नहीं थे। He was incapable of strong decisive action. तो वो इस बारे में भी अक्षम थे, मतलब इस बारे में भी देखा जाए कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है तो ये चीज उनके द्वारा होता नहीं था, ठीक है। तो वो इस बारे में भी असमर्थ थे। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का जो पर्सनैलिटी था वो उनके बीच में नहीं था। तो यहां पर ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से एक चीज समझ में आया कि उस टाइम में फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16, अब ये राजा देखा जाए, ये राजा स्ट्रांग नहीं थे, ये राजा वीक थे। अब बात है कि जब राजा वीक होगा
तो वहां पर दो प्रॉब्लम तो आना ही स्टार्ट हो जाता है। एक फॉरेन प्रॉब्लम, बाहर से दूसरे जो कंट्री थे वो दूसरे कंट्री का भी अटैक करने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, ठीक है। और दूसरे अंदर का प्रॉब्लम, अंदर में भी जितने भी ज्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि राजा वीक है तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे अपराइज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये दो प्रॉब्लम वहां पर होता था। अब बात है कि उसके बाद का स्लाइड स्टार्ट करते हैं। कंडीशन इन फ्रांस इन 1774। अब हम लोग दूसरे कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्रांस वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्की। फ्रांस में उस टाइम में क्या था, पूरे तरीके से मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की मतलब राजतंत्र, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, संपूर्ण, ठीक है। तो उस टाइम में संपूर्ण एकाधिपत्य, ठीक है, मतलब राजा के जो एकाधिपत्य था ना, राजा के सब जगह में उनका अपना कंट्रोल होगा, तो ये था उस टाइम का सिस्टम फ्रांस में। तो संपूर्ण एकाधिपत्य। द किंग वॉज यंग। अब किंग क्या था, किंग तो यंग थे, एंड डिड नॉट नो मच अबाउट स्टेट अफेयर्स। तो उनको ये चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं था कि एक राष्ट्र के क्या क्या नीति होता है, ठीक है, एक राष्ट्र को चलाने के लिए क्या क्या नीति होता है, दूसरे राष्ट्र के साथ उनका क्या समझौता होता है, अपने राष्ट्र के अंदर जो लोगों को लेकर चलाना होता है दरबार को, तो उसके लिए क्या क्या चीज उनको करना पड़ता है, ये सब चीज उनको नॉलेज में नहीं था। उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम था, द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। जो खजाना जो था, मतलब उनका जो कोषागार था, ये चीज पूरा खाली था, मतलब वो जहां पर पैसा रखते तो ये चीज पूरा खाली था, ठीक है। अब खाली होने का भी बहुत सारे कारण थे, वो कारण भी क्या थे वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। टैक्सेस वर पेड बाय द थर्ड स्टेट ओनली, बट द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स एंजॉयड ऑल प्रिविलेजेस। तो टैक्स किसको पे करना पड़ता है, टैक्स वर पेड बाय द थर्ड स्टेट। सिर्फ थर्ड स्टेट के जो बंदे थे ना, उनको टैक्स पे करना पड़ता था। ओनली बट द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स एंजॉयड ऑल प्रिविलेजेस। और ऊपर से क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेट मतलब जो पहले वाला स्टेट थे और सेकंड वाला स्टेट थे, तो ये दो बंदे थे, ये दो बंदे को सिर्फ बहुत सारे ये सुविधा मिलते थे, लेकिन थर्ड स्टेट वाले बंदे को कोई सुविधा नहीं मिलते थे। सिर्फ थर्ड स्टेट बंदे उनको टैक्स पे करना पड़ता था। देयर वॉज एन इमर्जिंग रिच एंड स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इन द थर्ड स्टेट्स कॉल्ड बुर्जुआस। अब ये थर्ड स्टेट लोगों के बीच में भी क्या हुआ था उस टाइम में, जो रिच धीरे धीरे करके एक रिच सेक्शन आने लगे। अब ये जो रिच सेक्शन आने लगे, ये धीरे धीरे करके बहुत तेजी से अपने जो पावर को उस टाइम में बढ़ाने लगे थे, ठीक है। जो स्पेशली देखा जाए मिडिल क्लास लोग धीरे धीरे करके ऊपर आने लगे थे। अब इनको हम लोग उस टाइम में क्या बोलते थे, मतलब फ्रांस के परिभाषा में क्या बोलते थे, बुर्जुआस बोलते थे, बुर्जुआस। तो यहाँ पर या यहाँ पर देखा जाए बुर्जुआसिस भी कह सकते थे, तो हम लोग इसको बुर्जुआ भी कह सकते हैं। अब बात है कि यहाँ इस स्लाइड से हम लोग क्या सीखे, इस स्लाइड से ये समझ में आया कि फ्रांस के वहां पर राजनीतिक कंडीशन क्या था। उस टाइम में एब्सोल्यूट मोनार्की था, सिर्फ फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में इस टाइम में एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम था, ठीक है, मतलब संपूर्ण राजतंत्र। तो ये सिस्टम था, राजा अपने काम के लिए किसी के पास रिस्पॉन्सिबल नहीं था। राजा अपने जो काम होगा वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे, लेकिन बात है कि राजा को अपने हिसाब से डिसीजन अगर वो ले सकते थे तो लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन लुई 16 उनका उम्र था 20 साल, उनके हिसाब से देखा जाए वो राजतंत्र के लिए उनको जो करना चाहिए वो नहीं करते थे। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो राजा की बात के लिए योग्य नहीं थे। तो इसके वजह से वहां के जो राजतंत्र वाला सिस्टम था वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो एक पहला प्रॉब्लम हो गया। ऊपर से क्या हुआ था, उस टाइम के जो ट्रेजरी थे, खजाना वाला सेक्शन था, ये पूरा एम्प्टी हो गया था। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि समाज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, क्योंकि फ्रांस में उस टाइम में दो टाइप का क्लास थे, एक प्रिविलेज क्लासेस और दूसरा नॉन प्रिविलेज क्लासेस। जो नॉन प्रिविलेज क्लासेस है, मतलब जिसके पास सुविधा कोई कुछ भी नहीं था, इनको कुछ सुविधा नहीं मिलते थे, लेकिन इनको सारे टैक्स इनको ही पे करना पड़ता था। और जो प्रिविलेज क्लास थे, ये इनको सारे सुविधा मिलते थे, लेकिन इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो आप समझ में आया कैसे ट्रेजरी एम्प्टी होगा, ठीक है। मतलब जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है उनको सारे टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब जिनको सुविधा नहीं मिल रहा है वो कहां से टैक्स पे करें, तो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि जो ट्रेजरी है वो तो एम्प्टी रहेगा, और जिनको सुविधा मिल रहा है वो उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, तो ट्रेजरी तो एम्प्टी ही रहेगा ना। तो बात यही चीज होता था। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहां पर उस टाइम में मिडिल क्लास पीपल लोग ग्रो कर रहे थे बहुत तेजी से, क्योंकि उनके पास नॉलेज है,
ठीक है। मिडिल क्लास लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास लोग को उनके पास हमेशा क्या होता है कि उनको पास वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, तो उनके पास नॉलेज है, उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास क्या चीज नहीं था, उनके पास पावर नहीं था कि तो इस चीज के लिए वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम में। तो ये सब प्रॉब्लम वहां पर आना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू आइडियाज स्पेशली ऑन द बुर्जुआस। अब जैसे जैसे ये मिडिल क्लास लोग, जिसे हम लोग बुर्जुआ कहते हैं, ये धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब इनके साथ साथ ये तो पढ़ाई लिखा करने वाला आदमी है ना, तो इनके साथ साथ क्या हुआ, ये नया नया आइडियोलॉजी लेकर आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये नया तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, अरे इसी तरह से तो गवर्नमेंट को चलना चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसी तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। राजा जो काम कर रहा है, राजा एक ठीक काम नहीं कर रहा, मैं अगर राजा होता तो मैं इसी तरह से काम करता। तो इसी तरह से वो क्या कर ले, नया नया आइडियोलॉजी लेकर आना स्टार्ट कर दिया। तो ये आइडियोलॉजी क्या करते थे कि दूसरों को बोलते थे, इसके वजह से दूसरे लोग जो थे ना, वो भी इस बात में इन्फ्लुएंस होते थे। तो इसी तरह से ये फैलता गया रहा था। इसके साथ साथ क्या हो रहे थे, इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम में अमेरिका भी कॉन्स्टिट्यूशन भी आए थे, ठीक है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के देखा जाए तो वहां पर जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1776 में, वहां पर देखा जाए अमेरिका में एक जो वहां के जो इंडिपेंडेंट के जो घोषणा पत्र, वो चीज आए थे। तो ये चीज आने के बाद वही चीज मतलब 1776 में आए थे। अब उसके बाद देखा जाए 1789 के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंसिडेंट हुआ था, ये बीच के टाइम में जो गैप था, ये चीज धीरे धीरे करके यूरोप में भी फैलता गया जा रहा था। यूरोप के लोगों को भी इस चीज का समझ में आ रहे थे कि अमेरिका, वो वहां के जो आम जनता है वो इस चीज को कर पाए बैठे, ठीक है। वहां के लोगों को मुक्ति मिल गया, वो अपने हिसाब से, उनके सभी लोगों के पास राइट है, वोट देने का भी राइट है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो ये चीज भी इनके दिमाग में भी आना स्टार्ट कर दिया। और ये चीज यहाँ के जो राजा या एडमिनिस्ट्रेशन को इसको रोकना चाहिए था, ठीक है, ताकि अमेरिका का न्यूज फ्रांस में आकर ना फैले। तो ये लोग भी इस बात में मतलब सक्षम नहीं हुए थे, ये रोक लगाना नहीं मतलब उस टाइम में रोक भी नहीं लगा पाए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि अमेरिकन न्यूज फ्रांस में भी फैलने स्टार्ट कर दिया। फ्रांस में अब आम जनता ने भी इस बात में भड़क गए कि अमेरिका को लोगों को ये सुविधा मिल सकते तो हमें क्यों नहीं मिल सकते, अमेरिका में गवर्नमेंट में ये सिस्टम है तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट में ये सिस्टम क्यों नहीं आ सकता। तो इसी तरह से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी वो लोग इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट कर दिया। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, फ्रांस फेस्ड हंगर, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रांस उस टाइम में हंगर में को भी फेस किया था ड्यू टू द पुअर हार्वेस्ट, क्योंकि खेती बाड़ी उस टाइम में बहुत ही खराब हो रहा था, ठीक है। क्यों खराब हो रहा था, क्योंकि मैंने बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इस टाइम के कंडीशन में आए थे जिस टाइम में एक टाइम में मॉडर्न एरा आ रहा था और दूसरे टाइम में मेडिवल एरा खत्म हो रहा था। यानी मेडिवल टाइम पीरियड और मॉडर्न एरा के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है, एक कनेक्शन पीरियड था दोनों के बीच में। अब मेडिवल टाइम पीरियड अभी सिर्फ खत्म होने जा रहा था, मतलब तब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ नहीं। अब इस टाइम में पीरियड में समझ लो कि मेडिवल टाइम पीरियड मतलब मेडिवल तरीके से तुम काम चलोगे, वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन नहीं हुआ थे। इंडस्ट्री के द्वारा जितना भी मॉडर्न टाइप का जो चीज हम लोग यूज करते हैं, खेती बाड़ी के जो अरेंजमेंट हम लोग लगाते हैं खेती बाड़ी के टाइम में, ये सब चीज नहीं आए थे, जैसे ट्रैक्टर फ्रैक्टर ये सब चीज नहीं आए थे, या इरिगेशन प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं आए थे। तो हम लोग मेडिवल तरीके से भी इरिगेशन सिस्टम चलते थे, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंड होते थे। तो इसके वजह से कभी कभी नेचर बारिश नहीं हो रहे थे तो सूखा आ रहे थे, तो ये सब चीज प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब इस चक्कर में क्या हो रहा था, हार्वेस्टिंग भी खराब हो रहा था, फार्मिंग खराब हो रहा था। तो जैसे जैसे खाना फार्मिंग खराब हो रहा है, हंगर मतलब उस टाइम में क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इधर खाना उस तरफ से नहीं बढ़ रहा है, तो खाना का शॉर्टेज, और धीरे धीरे करके हंगर आ रहे थे। समझ में, दिस मेनली अफेक्टेड द पुअर। अब ये किसको अफेक्ट करते थे, पुअर को अफेक्ट करते थे। ऑब्वियसली पुअर को अफेक्ट करेंगे क्योंकि जो अमीर आदमी है उनके पास पैसा है, पुअर के पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसा हो वो तो खाना खरीद लेंगे, पुअर के पास पैसा नहीं है तो पूरा पुअर खाना नहीं खरीद पाएंगे। तो हु कुड नॉट अफोर्ड फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स को खरीदने के उनके पास औकात नहीं थे, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइस, क्योंकि उस टाइम में जो फूड का प्राइस बहुत ही ज्यादा मार्केट में बढ़ रहा था। ऑब्वियसली क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में फूड का शॉर्टेज है। अब जिस चीज का शॉर्टेज रहता है उसका डिमांड ज्यादा होता है, और डिमांड ज्यादा होगा तो उसका प्राइस भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यही चीज उस टाइम में हो रहा था। अब बात है कि नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इस टाइम में ट्रेजरी क्यों एम्प्टी हो गया था, ठीक है। ट्रेजरी एम्प्टी होने का बहुत सारे कारण हैं,
पहला wars fought by previous monarchs, स्पेशली द 7th ईयर्स वार। तो इससे पहले लुइस 16 से पहले जो जो मोनार्क आए थे, जैसे लुइस 15, उससे पहले लुइस 14, ये सब कुछ बैटल फाइट किया था। जैसे देखा जाए फ्रांस के इससे पहले जो 1740 से 1748 के बीच में, ठीक है, तो इस टाइम में वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वार हुआ था एक। और उसके बाद 1756 से 1763 तक 7 साल 7 इयर्स वार हुआ था, ठीक है। तो 7 साल 7 इयर्स वार हुआ था, ये अमेरिका के लिए हुआ था उस टाइम वार। और ये जो 7 ईयर वार्स हुआ था ना, इसका भी इंडियन हिस्ट्री में एक इफेक्ट है, जो भी बात हो वो अलग बात है। तो ये दो वार में फ्रांस के जो प्रीवियस मोनार्क लोग थे, ये उस बैटल में घुस गए थे, फ्रांस को घुसा दिया थे। तो अब बात है कि बैटल में जैसे ही तुम शामिल होगे तो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे पैसा खर्च होगे, तुम्हारे बहुत सारे सोल्जर उस बैटल में जाएंगे, वेपन खर्च होगा, सोल्जर के लिए खाना पीना जो भी चीज है वो सब चीज खर्च होगा, देश के इकोनॉमिक हालात धीरे धीरे करके खराब होना स्टार्ट होगा। तो यही चीज फ्रांस के साथ हुआ था। और उसके बाद वो बैटल में फ्रांस जीते भी नहीं थे, और जो जीते नहीं थे तो इसके वजह से क्या होगा, फ्रांस को कुछ फायदा भी नहीं हुआ, मतलब नुकसान ही हुआ है। तो ये सब चीज फ्रांस के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट लेकर आए थे, ठीक है। तो उसका ट्रेजरी एम्प्टी होने का भी एक कारण था। अब कोर्ट एक्सपेंसेस, दरबार का भी जो खर्च था ये भी एक बहुत ज्यादा था, ठीक है। बोला जाता है कि उस टाइम के जो रानी थे, मतलब लुइस 16 के जो रानी, उसका नाम था मेरी आंतुआनेट। अब ये जो रानी थे ना, ये इनका जो खर्च होता था ये सबसे ज्यादा होता थे फ्रांस के दरबार में। मतलब फ्रांस के सोसाइटी के हालत खराब थे, लोग खा पी नहीं रहे थे, लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन फ्रांस के दरबार में वो जो इसी तरह से खर्च कर रहे थे कि उनके पास ट्रेजरी में बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से वो एक्सपेंस करते थे। तो दरबार का एक जो खर्चा था, ये खर्चा बहुत ही ज्यादा था, और स्पेशली ये खर्चा किसके पीछे होता था, मेरी आंतुआनेट के पीछे होता था, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रांस का ट्रेजरी भी खत्म होना स्टार्ट कर दिया था। और ऊपर से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उनके जो इंडिपेंडेंस के लिए जो बैटल हुआ था 7 इयर्स वार्स के बाद 1775 से 1783 तक, ठीक है, ये वार हुआ था लुइस 16 के टाइम पीरियड में। इस बैटल में भी बहुत सारे पैसा खर्च हुआ था। तो इसके वजह से फ्रांस के जो ट्रेजरी है, इस ट्रेजरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आए, ट्रेजरी भी खत्म हुआ था, ठीक है। अब ट्रेजरी जैसे खत्म हुआ था, ये तो बात सही है कि सबको पता है कि पैसा ही सभी चीज को कंट्रोल करते हैं। अब पैसा जैसे जैसे खत्म हो रहे थे, तो फ्रांस के राजा का जो कीमत थे, वो राजा की कीमत भी उसी तरह से डाउन हो रहा था। राजा की कीमत डाउन होगा तो उनका जो एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम था, उसका भी कीमत थोड़ा थोड़ा करके डाउन होगा, ठीक है। तो यही चीज उस टाइम में हो रहा था, ठीक है। अब बात है कि इस चीज को हटाने के लिए क्या होगा, इस चीज के हटाने के लिए क्या होगा कि उस टाइम में फ्रांस के ट्रेजरी एम्प्टी है, तो ट्रेजरी एम्प्टी हो, अब ट्रेजरी को भरना पड़ेगा। अब भरने के लिए कैसे भरा जाएगा, फ्रांस के लोगों के द्वारा भरा जाएगा। लोगों के द्वारा भरा जाएगा कैसे, टैक्स लेकर, उनके पास से टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेकर भरा जा सकते हैं। अब टैक्स कौन देगा, नॉन प्रिविलेज क्लास देगा। नॉन प्रिविलेज की क्लास के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देकर उनके पास से ज्यादा टैक्स भरा जाता है। प्रिविलेज क्लास को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, ठीक है। यहां से नॉन प्रिविलेज क्लास बोल रहे थे हम क्यों टैक्स दे, प्रिविलेज क्लास क्यों टैक्स नहीं देगा, ठीक है। और राजा को भी यह समझ में आ रहा था कि सिर्फ नॉन प्रिविलेज क्लास अगर टैक्स दे तो उससे फ्रांस के ट्रेजरी भरा नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिविलेज क्लास को भी टैक्स देने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो यहां से क्या कर रहे थे, प्रिविलेज क्लास बोल रहे थे कि हम इतने दिन तक टैक्स नहीं देते, आज हमें क्यों टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। यहां से जो फ्रांस के जो ओल्ड डिजाइन वाला सिस्टम थे, ओल्ड मोनार्की वाला सिस्टम था, उसके साथ साथ जो नया सोच वाला था, इनके बीच में क्लैश होना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके लिए भी फ्रांस का जो एम्प्टी ट्रेजरी वाला सिस्टम था ना, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट, द ओल्ड डिजाइन, एंशिएंट डिजाइन, मतलब पुराने तरीके से वहां के जो स्ट्रक्चर थे उसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो द ओल्ड रिजम या एंशिएंट रिजाइम। अब बात है कि रिजाइम का मतलब क्या है, रिजाइम का मतलब है शासन, ठीक है, यानी पुराने शासन या प्राचीन शासन, जो वहां का जो शासन का टर्म जो स्ट्रक्चर थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ओल्ड रिजाइम है क्या चीज, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच एग्जिस्टेड इन मोस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। पुराने शासन के जो स्ट्रक्चर थे ना, ओल्ड रिजाइम स्ट्रक्चर, ये एक वहां का सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम थे
जो पूरे यूरोप में 18th सेंचुरी तक बिलोंग किया था। मतलब पूरे यूरोप में ये सिस्टम था, सिर्फ फ्रांस में नहीं, ये यूरोप के उस टाइम में जितने भी वहां का मोनार्की सिस्टम था, जितने भी वहां के मोनार्की सिस्टम किंगडम था, सभी जगह में ये चीज बिलोंग कर रहे थे, ओल्ड डिजाइन वाला सिस्टम। ठीक है, पुराने शासन सिस्टम। कंट्रीज वर रूल्ड बाय एब्सोल्यूटिज्म। अब कंट्रीज को उस टाइम में किससे रूल किया जाता था? एब्सोल्यूटिज्म से। ठीक है, एब्सोल्यूट, अब मैंने अभी बताया एब्सोल्यूट मतलब जो संपूर्ण। ठीक है, तो एब्सोल्यूटिज्म मतलब निरंकुश राज्य के सिद्धांत। वहां पर मतलब वहां पर क्या होगा कि एब्सोल्यूटिज्म में जहां पर राजा ही मेन है, राजा जो चीज डिसाइड करेगा उसी हिसाब से कंट्री चलेगा। यहाँ का जनता का कोई रोल नहीं है। जैसे बोला जाए आज के दिन में क्या चलता है, डेमोक्रेसी शासन चलता है आज के दिन के हिसाब से। तो उस टाइम में डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था, उस टाइम में सिर्फ एब्सोल्यूटिज्म सिस्टम था। मतलब राजा ही मेन है, राजा अपने हिसाब से चलेगा, राजा को अपने काम के लिए किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबल होना नहीं पड़ेगा। तो ये है एब्सोल्यूटिज्म। द मोनार्क हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बनाया जाता था उसके ऊपर सबसे ज्यादा किसका कंट्रोल होता था? मोनार्क का। मोनार्क मतलब जो राजतंत्र है, उस राजतंत्र का ही पूरा कंट्रोल होता था, राजा अपने हिसाब से शासन करते थे। क्लासेस ऑफ पीपल, तो लोगों को जो क्लासेस थे उस टाइम में दो क्लास में डिवाइड किया गया था, एक प्रिविलेजेस और दूसरा अनप्रिविलेजेस। ठीक है, यानी प्रिविलेजेस जिसको सुविधा मिलता है, अनप्रिविलेजेस या नॉन प्रिविलेजेस जिसको सुविधा नहीं मिलता। ठीक है, जैसे अनप्रिविलेजेस पीपल पेड टैक्सेस एंड ट्रीटेड बैडली, इनको टैक्स पे करना पड़ता था, ऊपर से इनको बैडली ट्रीट किया जाता था। प्रिविलेजेस पीपल के अंदर क्या हो रहा था, इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था और इनको अच्छी तरह से इनको ट्रीट किया जाता था। ठीक है, मतलब उल्टा होता था दोनों के साथ साथ। तो यहाँ का ओल्ड स्ट्रक्चर सिस्टम है। अब बात है कि यहाँ पर ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से दो चीज समझ में आ गया, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का दो कारण यहां से मिल सकता है। पहला तो है एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम, राजा ही पूरे सिद्धांत लेगा और किसी का सिद्धांत नहीं ले सकता। तो जैसे जैसे वहां के मिडिल क्लास पीपल लोगों का ग्रोथ हो रहा है, यानी बुर्जुआ क्लास लोगों का ग्रोथ हो रहा था, अभी मैंने बोला, तो उनके नया नया सोच आ रहे थे, नया नया आइडियोलॉजी लेकर वो आ रहे थे। अब उस आइडियोलॉजी के अंदर ये भी आइडियोलॉजी था कि सिर्फ राजा ही क्यों सिद्धांत लेगा, हम क्यों नहीं ले सकते, जनता का क्या रोल होगा यहाँ पर। तो यानी एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट में ये लोग जाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां से दोनों के बीच में एक क्लैश होना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉज हो सकता है। और दूसरा कॉज क्या हो सकता है, ये अनप्रिविलेजेस वर्सेस प्रिविलेजेस क्लासेस। ठीक है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोसाइटी अंडर ओल्ड रिजियम। तो ओल्ड जो शासन सिस्टम है, उस शासन पुराने शासन सिस्टम के अंदर वहां के सोसाइटी के हालत क्या थे। इन फ्रांस पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। तो जैसे मैंने सोसाइटी को दोनों स्ट्रक्चर में डिवाइड किया था, एक प्रिविलेजेस क्लासेस, दूसरा नॉन प्रिविलेजेस क्लासेस या अनप्रिविलेजेस क्लासेस। इसी तरह से देखा जाए सोसाइटी को तीनों स्टेट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। स्टेट ESTATES स्टेट्स मतलब उनका जो दशा। ठीक है, तीनों स्टेट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट में स्पेशली कौन होता है, फर्स्ट स्टेट में जो होता है उसको क्लर्जी कहते हैं। क्लर्जी जो चर्च के ऑफिशियल होता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ द चर्च। चर्च के जो हाई रैंकिंग मेंबर्स होता है, मतलब ऑब्वियसली चर्च में कौन होता है, वहां पर जो होता है वो पुजारी होता है, तो उनको ही क्लर्जी कहते हैं। ठीक है, वो उस टाइम में मेडिवल टाइम पीरियड में चर्च के जो ऑफिशियल होता है, मतलब स्पेशली पुजारी जो क्लर्जी, इनका रोल बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे पोप के बारे में तुम लोग सुना है, तो पोप का मेडिवल टाइम पीरियड में क्या रोल था ये सबको पता है। तो इस तरह से मेडिवल टाइम पीरियड में इनका रोल बहुत ही ज्यादा होता था। और इस पर से ये लोग क्या थे, ये प्रिविलेज क्लास के अंदर आते थे। यानी फर्स्ट स्टेट वाले जो जितने भी लोग थे, ठीक है, स्पेशली क्लर्जी लोग तो फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे, तो ये सभी प्रिविलेज क्लास के अंदर आते हैं, मतलब इनको सुविधा मिलता था। सेकेंड स्टेट में कौन आता था, सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा होता था। ऑब्वियसली राजा क्या करते थे, वो ओल्ड मोनार्की सिस्टम, मतलब वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम चल रहा था। अब एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम सिर्फ राजा अकेला नहीं चला सकते थे, क्योंकि उनको चलाने के लिए क्या होते थे कि एक गवर्नमेंट चाहते थे, एक गवर्नमेंट होता था वो जो राजा के कंट्रोल में रहता था। अब ये गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स रहते थे, और इस ऑफिशियल्स में कौन आता था, जो आता था वो नोबिलिटी लोग आते थे। तो नोबिलिटी लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से जुड़ा होता था। ठीक है, तो इनके भी पास में पावर होता था, तो ये प्रिविलेज क्लास के अंदर भी बिलोंग करते थे। और तीसरा कौन होता था, तीसरा होता कि थर्ड स्टेट।
जो तीसरे स्टेट के जो लोग हैं वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। इसमें तीसरे स्टेट में कौन होता था? एवरीवन एल्स, मतलब पहले स्टेट में जो दोनों लोग मैंने बता दिए, एक क्लार्जी और दूसरा नोबिलिटी, तो ये दोनों को छोड़कर एवरीवन, जो जितने भी लोग उस टाइम में फ्रांस में थे, ये सभी थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, जिसके अंदर पीजेंट्स, खेतीबाड़ी करने वाले लोग, इन द कंट्री साइड टू वेल्दी बुर्जुआस, इसके साथ साथ जो मतलब मिडिल क्लास जो लोग थे, जिसके पास पैसा भी है, वो भी थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, जिसके अंदर मर्चेंट भी हो सकता था, ठीक है, या टीचर्स भी हो सकता था। तो ये सभी इंडस्ट्रियल्स लोग भी सभी ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, और ये होता था अनप्रिविलेजेस क्लास, मतलब इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये फ्रांस के उस टाइम में तीनों स्टेट्स वाला सिस्टम था। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा करके मैं ये चीज़ में बताया, जैसे 3 स्टेट्स, जैसे पहले यहाँ पर दिया है, फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे इनका पॉपुलेशन क्या है? सर का मतलब लगभग 1,30,000 के आसपास, मतलब पॉपुलेशन कितना कम है। सेकेंड स्टेट के लोगों को देखो पॉपुलेशन है लगभग 1,10,000 के आसपास, और थर्ड स्टेट वाला लोगों का पॉपुलेशन क्या है? 2,50,00,000 के आसपास। तो यानी थर्ड स्टेट वाला लोग कितने ज्यादा है, लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाला लोग कम है, लेकिन वही सबसे ज्यादा सुविधा उनको मिलता था। अब बात है कि फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन आता है? हाई रैंकिंग क्लर्जी। अभी मैंने बोला चर्च के ऑफिशियल लोग, तो हाई रैंकिंग क्लर्जी लोग ये फर्स्ट स्टेट के अंदर आ जाता है। सेकंड स्टेट के अंदर कौन आता है? नोबल्स जो वहां का जो नोबिलिटी लोग है वो सेकंड स्टेट के अंदर आता है। और थर्ड स्टेट के अंदर कौन आता है? एवरीवन एल्स, मतलब सभी लोग आ जाता है। किसके उसके अंदर कौन है? आर्टिशंस, मतलब जो कारीगर लोग थे या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, ये सब इनके अंदर आ जाता है। बुर्जुअस लोग, जो मिडिल क्लास लिटरेट पर्सन्स लोग थे, ये बुर्जुअस लोग इसके अंदर आ जाते हैं। सिटी वर्कर्स, मतलब शहर में काम करने वाले जो लोग थे, मर्चेंट्स, व्यापारी लोग, पीजेंट्स जो खेती बाड़ी करने लोग, अलोंग विथ मेनी पैरिश प्रीस्ट, उसके साथ साथ भी छोटे मोटे जो प्रीस्ट थे, ठीक है, यानी चर्च के जो ऑफिशियल होते थे वो बड़े प्रीस्ट होते थे, लेकिन छोटे मोटे जो प्रीस्ट होते थे ये सभी थर्ड क्लास लोग के अंदर आ जाते थे, मतलब थर्ड स्टेट के अंदर आ जाते थे उस टाइम में। आप देखते हैं कि प्रिविलेजेस, मतलब किसको क्या सुविधा मिलता है। जैसे फर्स्ट क्लास लोग, ये जो थर्ड कॉलम दिया हुआ है इसमें लिखा है फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्या क्या सुविधा मिलता है। वो क्या करते थे? कलेक्टेड द तिथि, वो तीथे वो कलेक्ट कर सकते थे। अब तीथे क्या थे? तीथे एक टाइप का टैक्स थे, ठीक है, जो टैक्स वो कलेक्ट कर सकते थे। जैसे मतलब ये बात है, तीथे अब एक्चुअल है कि 1/10 ऑफ एनुअल प्रोड्यूस और अर्निंग्स। तो एक फैमिली या एक पर्सन जो अपने पूरे साल में जो चीज वो इनकम करेगा उसका 1/10% उसको देना पड़ेगा, एज ए टैक्स देना पड़ेगा। किसको? ये क्लर्जी को, मतलब जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं उनको देना पड़ेगा। और कौन देगा? ऑब्वियसली थर्ड स्टेट वाले लोग देंगे, ठीक है। तो ये चीज वो कलेक्ट करते थे। दूसरा, सेंसरशिप ऑफ प्रेस, प्रेस के ऊपर भी उनका सेंसरशिप रहता था, मतलब कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है, कैसे पब्लिश होना है, ये सब चीज भी वो सेंसरशिप करते। बुक्स में ये क्या पब्लिश होगा, ये सब चीज सेंसरशिप करते थे। कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करते थे। तो मैंने ये बताया कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ चीज डाला नहीं जाएगा जो चीज उनके खिलाफ जाए, तो ये चीज को कंट्रोल करते थे। कीप्ड रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, अब बर्थ का, डेथ का और मैरिज का, इनका भी रिकॉर्ड वो मेंटेन करते थे। ऑब्वियसली ये सब चीज के ऊपर भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। एक क्लर्जी वाले लोग किसके पास से? थर्ड स्टेट वाले लोगों से पास से टैक्स कलेक्ट करते थे। कैथोलिक फेथ हेल्ड ऑनर्ड पोजीशंस ऑफ बीइंग द स्टेट रिलीजियन। अब कैथोलिक फेथ मतलब कैथोलिक जो विश्वास थे, मतलब कैथोलिक जो धर्म थे, उस टाइम में एक सम्मानित पोजीशन में थे फ्रांस में, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वहाँ का एक राष्ट्रीय धर्म थे। तो इससे पहले देखा है कि पूरे यूरोप में जो धर्म का सिस्टम है कि क्रिश्चियनिटी में 2 पार्ट आए थे, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो उस टाइम में फ्रांस में कौन से धर्म थे? कैथोलिकिज्म थे, ठीक है, फ्रांस में, मतलब क्रिश्चियनिटी के कैथोलिज्म पार्ट थे। अब कैथोलिक जो पार्ट थे यही फ्रांस में सम्मानित पोस्ट में थे, क्योंकि फ्रांस का स्टेट रिलीजन थे यही। और इसमें क्या थे? प्रैक्टिस बाय मोनार्क एंड नोबिलिटी। कौन प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि इस टाइम में राजा भी कैथोलिक धर्म को मानते थे और नोबिलिटी लोग भी इसको मानते थे। तो इसलिए क्या होता है कि क्लर्जी का जो रोल था ये भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि वो धर्म के पूरा पुजारी वही है, तो इसलिए उनका जो धर्म है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, उनका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता था।
ओन 20% ऑफ द लैंड, ये फ्रांस के जो पूरे लैंड है इस लैंड के 20% के मालिक भी ये क्लार्जी लोग है, ठीक है। तो ये इनका सुविधा बहुत ज्यादा है। अब सेकंड स्टेट पीपल का सुविधा क्या थे, ये कलेक्टेड टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडल ड्यूज। अब ये फ्यूडल स्ट्रक्चर में भी वह टैक्स कलेक्ट करते थे। फ्यूडल क्या है, फ्यूडल का मतलब है सामंत, ठीक है। जैसे सामंत सिस्टम है कि उस टाइम में फ्रांस के जो स्ट्रक्चर थे, सोशल स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे। मेन जगह है 4 पार्ट में डिवाइड थे। जैसे एक पिरामिड होता है ना, पिरामिड के आकार में हम लोग को वहां पर ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे पिरामिड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा चैप्टर टाइप का होता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन धीरे धीरे कोना कोना टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन में देखा जाए कि हम लोग वहां पर रखेंगे किंग को, ऊपर वाला पोर्शन में, मतलब किंग सबसे ऊपर रहेगा। यानी ऊपर वाला पोर्शन कोना हो रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन में किंग सबसे ऊपर, मतलब किंग के समाज में किंग के तादाद बहुत ही ज्यादा कम है। उसके नीचे कौन आ जाएगा, उसके नीचे आएगा जो क्लार्जी और नोबिलिटी लोग, ठीक है। क्लार्जी मतलब जो चर्च के ऑफिशियल्स लोग, और नोबिलिटी लोग उसके नीचे आ जाएगा, मतलब इनके बीच में समाज में कंट्रोल होता है। उसके नीचे कौन आ जाएगा, उसके नीचे नाइट्स आ जाएगा और वेसल्स आ जाएगा। तो और उसके नीचे कौन आएगा, उसके नीचे सबसे नीचे आएगा पीजेंट्स और सर्फ लोग, ठीक है। सर्फ पीजेंट्स तो होता है कि जो खेतीबाड़ी करते थे वो लोग, मतलब खेतीबाड़ी करने वाले लोग, और सर्फ होता है जो कृषि दास, मतलब दूसरे के जमीन में जो दास सिस्टम में काम करते हैं, स्लेव सिस्टम में काम होता है, तो वो सर्फ हो जाता है। तो ये फ्यूडल स्ट्रक्चर था उस टाइम में, एक पिरामिड के आकार में। तो उस फ्यूडल सिस्टम में क्या करते थे कि ये टैक्स कलेक्ट करते थे। और टैक्स किसके पास से टैक्स कलेक्ट करते थे, ऑब्वियसली सेकंड स्टेट वाले लोग, थर्ड स्टेट वाले लोगों के पास से टैक्स कलेक्ट करते थे। मोनोपोलाइज्ड मिलिट्री एंड स्टेट अपॉइंटमेंट्स, अब वो क्या करते थे कि मोनोपोली सिस्टम भी लेकर आए थे, कहां पर, मिलिट्री में और स्टेट में। यानी स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब एक वहां का जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर थे और जो मिलिट्री स्ट्रक्चर थे, वहां पर कौन कौन से ऑफिशियल्स को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, कौन से पोस्ट में किसको डाला जाएगा, ये चीज भी डिसाइड होता था अपने हिसाब से, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करते थे, सेकंड स्टेट वाले लोग डिसाइड करते थे। और ऑब्वियसली वो क्या करते थे, अपने अंदर से ही लोग डालते थे, मतलब सेकंड स्टेट वाले लोग सेकंड स्टेट वाले लोगों को ही डालते थे, ठीक है। थर्ड स्टेट वालों को डालते नहीं थे। अब थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, जिसके अंदर जैसे समझ लो कि मैंने बोला कि बुर्जुअस लोग, इनके पास नॉलेज है, इनके पास पैसा है, लेकिन इनके पास क्या है, पावर नहीं है। इनका मानना है कि हम भी उस ऑफिशियल के पोजीशन में जा सकते हैं, लेकिन सेकंड स्टेट वाले लोग क्या करते थे कि इनको उस ऑफिशियल पोजीशन में आने नहीं देते थे, ठीक है। तो इस बात में ही देखा जाए, थर्ड स्टेट वाले जो बुर्जुअस लोग है वो गुस्सा थे, ठीक है। तो ये जगह में प्रॉब्लम थे। और ओन 20% ऑफ लैंड, और जमीन का भी 20%, फ्रांस की जो टोटल जमीन है उनका भी 20% का मालिक ये लोग भी थे। अब देखो, फ्रांस के जो टोटल जमीन है जिसका 20% का मालिक देखा जाए आ रहा है फर्स्ट स्टेट वाले लोग, और सेकंड स्टेट वाले 20% जमीन। यानी ये जो 14% जमीन है ना, 20 + 20 40%, ये 40% जमीन का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, सरकार को कोई टैक्स नहीं देते थे। तो बाकी जो जमीन है उनका टैक्स देना पड़ता था। ऑब्वियसली ट्रेजरी तो खत्म ही होगा ना, ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं रहेगा, तो ये चीज प्रॉब्लम उस टाइम में हो रहा था। उसके साथ साथ एग्जेम्पशन, छूट कहां पर था, देखते। थर्ड स्टेट वालों को तो कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलता था उस टाइम में, यहां पर नान लिखा है। फर्स्ट स्टेट वालों को क्या क्या एग्जेम्पशन मिलता था, पेड नो टैक्सेस, इनको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था। सब्जेक्ट टू चार्ज लॉ रेदर देन सिविल लॉ, तो इनके पास सिविल लॉ, मतलब सिविल लॉ भी इनको जैसे जैसे ये सिविल लॉ को भी चलाते थे, मतलब जनता के लिए जो लॉ होता है वो लॉ भी जैसे चलते थे, उसके साथ साथ चार्ज का भी अपना लॉ होता था, ठीक है। और उस लॉ को भी ये मेंटेन करते थे। तो मतलब इनके पास वो इस लॉ से भी इनके पास पावर आ जाता था। और दूसरी बात क्या होते, सेकंड स्टेट के पास इनको को भी कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था, इनको भी कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था, ठीक है। और थर्ड स्टेट के पास नन, मतलब इनके पास सभी टैक्स इनको ही पेमेंट करना पड़ता, इनका कहीं पर एग्जेम्पशन नहीं था, ठीक है। बार्डन्स, कौन कौन से बार्डन्स किसके ऊपर आए थे, फर्स्ट स्टेट के पास क्या बार्डन्स आए थे, मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिकता टाइप का, मोरल जैसे नैतिकता होता है ना, नैतिक दृष्टि से जो जो चीज उनके ऊपर आना चाहिए, और ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, ठीक है। तो नैतिक कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ जाता है, जैसे रेदर देन लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब आईनी दृष्टि से जो जो ऑब्लिगेशन उनके ऊपर आना चाहिए, जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके आना चाहिए वो सब तो आते हैं, उसके साथ साथ कुछ नैतिक दायित्व भी उनके ऊपर आता है।
टू असिस्ट द पुअर एंड नीडी, तो गरीब लोगों को और जिसके जो जरूरतमंद लोग होता है, एंड नीडी सपोर्ट द मोनार्की एंड ओल्ड डिजाइन, तो जरूरतमंद लोगों को उनको नैतिक दृष्टि से उनको मदद करना, हालांकि करते नहीं थे। और दूसरा सपोर्ट द मोनार्की एंड ओल्ड डिजाइन, मोनार्की सिस्टम को मतलब राजतंत्र को, और सबसे बड़ी बात है कि पुराने जो शासन सिस्टम है उनको सपोर्ट करना। तो ये उनका मेनली उनका बर्डन्स आता था, ठीक है, ये चीज उनको मेंटेन करके चलना पड़ता था। सेकंड स्टेट वाले लोगों का क्या होता है, ऑब्वियसली इनका क्या होता है, सपोर्ट द मोनार्की एंड ओल्ड डिजाइन, इनका यही बर्डन आता है सिर्फ। और थर्ड स्टेट वाला लोगों को, इनका देखो, इनका सभी टैक्स इनको पे करना पड़ रहा है, पेड ऑल टैक्सेस, जैसे तिथे इनको चार्ज को देना पड़ रहा है, ठीक है, जो उनके एक तरीके से देखा जाए इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। ऑक्ट्रॉट जो टैक्स ऑन गुड्स, मतलब जो गुड्स के ऊपर, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। ब्रॉट इनटू सिटीज, जो शहर में गुड्स को ले आने के लिए जो टैक्स देना पड़ता है उसके लिए ऑक्ट्रॉट देना पड़ता है। उसके बाद कॉर्वी, जो फोर्स रोड वर्क, मतलब जबरदस्ती तुम्हें साल के एक सर्टेन टाइम पे तुम्हें रास्ते निर्माण के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा एज ए लेबर, तो इसके लिए भी मतलब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स तो ऐसी तरह से ले दिया नहीं जाता, मतलब जबरदस्ती तुम काम करो, ठीक है, तो तुम्हें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम काम करोगे, और ऊपर से तुम्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एज ए कॉर्वी, ये टैक्स लिया जाता है। ऊपर से कैपिटेशन पोल टैक्स, कब क्या पोल टैक्स, मतलब जैसे जनगणना होता है या हेल्थ का रिपोर्ट क्या है उसके लिए भी गणना होता है। ये जैसे अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कोरोना, तो ऐसे टाइप का वहां उस टाइम में जो सिचुएशन था, कौन से महामारी कैसे तरह से फैलाए, कितने लोगों के बीच में फैलाए, ये जो जनगणना होता है, कितने मेल लोग के कितने फीमेल लोग के, ये सब होता है ना, तो ये पोल टैक्स किया जाता है, कैपिटेशन, उसके लिए भी टैक्स लिया जाता है। विटिंग में एक तरीके से इनकम टैक्स, गैबेला जो सॉल्ट टैक्स, मतलब सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लिया जाता है। टेली जो लैंड टैक्स, जो जमीन के ऊपर लिया जाता है। फ्यूडल ड्यूज, और इसके साथ साथ भी बहुत सारे सामंत टैक्स लिया जाता था। फ्यूडल ड्यूज फॉर यूज ऑफ लोकल मैनर्स वाइन प्रेस, मतलब जैसे लोकल मैनर्स, मतलब लोकल जो मैनर मतलब लोकल जो जागीर होता है, मतलब जिसके पास लोकल जो जमींदार टाइप का होता है, तो वो भी क्या करते हैं, वाइन प्रेस, मतलब वहां पर यूरोप है, वाइन प्रेस मतलब वाइन मतलब क्या है, जो पीने का जो चीज होता है, जो सूरा टाइप का, तो उसके लिए भी टैक्स लेते थे, पीने का चीज के लिए। ओवन, तो ये सब चीज के लिए भी टैक्स लेते थे वहां पर। तो स्पेशली देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहे, ऑब्वियसली थर्ड स्टेट वाले लोग दे रहे। सबसे ज्यादा मतलब सुविधा किसको मिल रहा है, सबसे ज्यादा वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोगों को मिल रहा है, लेकिन टैक्स कौन नहीं दे रहे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले नहीं दे रहे। और थर्ड स्टेट वालों को टैक्स किसको देना पड़ता है, इनको थर्ड स्टेट वाले लोगों को सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ऊपर से फर्स्ट स्टेट को भी देना पड़ता है, सेकंड स्टेट को भी देना पड़ता है, ठीक है। तो अब उनके पास कुछ रहता नहीं है, और सब जगह पैसा देते रहते, उनके पास भी पैसा खत्म हो जाता है। अब जब पैसा उनके पास रहता नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और रोटी जब पैसा शॉर्टेज होता है, रोटी भी नहीं मिलता, तब क्या होगा, ऑब्वियसली राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ फ्रांस जाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यह यहाँ पर दिया है फ्रांस सोसाइटी, फ्रांस स्टेट द क्लार्जी। तो पहले क्लार्जी जो पुजारी लोग हैं उसके बारे में, द क्लार्जी वाज एस्टैब्लिश एज प्रिविलेजेड स्टेट्स। तो ये सुविधा भोगी जो स्टेट के अंदर आ जाता है। द क्लार्जी वाज डिवाइडेड इनटू द लोअर एंड अपर क्लार्जी। क्लार्जी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक अपर क्लार्जी और दूसरा लोअर क्लार्जी। अपर क्लार्जी जो मेन जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज के जो ऑफिशियल्स लोग होता है, ये सब अपर क्लार्जी, मतलब इनको सबसे ज्यादा सुविधा मिलता है। लेकिन लोअर क्लार्जी लोग होता है ना, ये गांव का एक छोटे से चार्ज का एक क्लार्जी है, इनका ज्यादा सुविधा नहीं मिलते। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए भी देखा जाए, ये जो लोअर क्लार्जी लोग है ना, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में थर्ड स्टेट लोगों को सपोर्ट किया था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लोअर क्लार्जी वर यूजुअली हम्बल। अब जो लोअर क्लार्जी लोग है, ये क्या होते थे, ये स्पेशली देखा जाए तो ये भी इस चीज में गुस्से थे। तो वो क्या होते थे कि वाज यूजुअली हम्बल, वो विनम्र होते थे, ठीक है, वो विनम्र होते थे, तो या विनीत होते थे। और पुअरली पेड, तो उनको कम पैसे मिलता था। एंड ओवरवर्क्ड विलेजेस प्रीस्ट, और उनको ज्यादा काम करना पड़ता था क्योंकि वो गांव के प्रीस्ट थे,
ठीक है। अब बात है कि कैसे ज्यादा काम करना पड़ता था। जैसे शहर के जो चार्ज होता है वहां पर चार्ज बड़ा चार्ज है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रीस्ट रहता था, ठीक है। लेकिन गांव का जो चार्ज होता है वहां छोटे चार्ज है, अब वहां का एक ही चार्ज, वहां का एक ही प्रीस्ट रहता था। अब बात है कि एक ही प्रीस्ट होने के लिए उनको पूरे चार्ज को मेंटेन करना पड़ता था। शहर में क्या होता है कि शहर में जो बड़ा चार्ज होता है उसमें वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रीस्ट होने के लिए वो चार्ज के काम बढ़ जाता था। तो यहाँ से इनको पास ज्यादा काम होता है, लेकिन गांव में इनके पास प्रीस्ट के पास ज्यादा काम होता है लेकिन इनको पैसा कम मिलता था। तो ये इस जगह में प्रॉब्लम क्रिएट होता था। द क्लर्जी डिड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। इनको क्या क्या काम करना पड़ता था? बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना है, डेथ का रजिस्ट्रेशन करना है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना है। दे कलेक्टेड द तिथि। इनको तिथि भी कलेक्ट करना है, ठीक है, जो 10% मतलब 1/10 पूरे साल में एक व्यक्ति का जो इनकम होता है उसका 1/10 चीज कलेक्ट करना है, ठीक है। दे सेंसर्ड बुक्स को भी सेंसर्ड करना है। सर्व्ड एज मोरल पुलिस। तो नैतिक दृष्टि से भी उनको काम करना है एज ए पुलिस। और ऊपर ऑपरेटेड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उनको हॉस्पिटल और स्कूल भी मेंटेन करना है। डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ टू द पुअर, गरीबों को भी जो चीज चाहिए उन चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दे ऑल्सो ओन 10 to 15% ऑफ ऑल द लैंड इन फ्रांस। तो इनको भी फ्रांस में सबसे ज्यादा मतलब 10 to 15% लैंड मिलता है। शहर में जो क्लर्जी लोग है ना उनको 20% लैंड मिलता था, लेकिन इनको 10 to 15% मिलता है लैंड। तो यहां पर भी अंतर था, लेकिन इनको सिर्फ एक ही सुविधा मिलता था, वो था कि पेड नो टैक्सेस, कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था। तो ये सब चीज में क्या होता है कि ये जो लोअर क्लर्जी लोग है ना, लोअर क्लर्जी लोग अपर क्लर्जी लोगों के बारे में वो खपाते, ठीक है। तो इसके वजह से वो भी इस स्ट्रक्चर में चेंज चाहते थे। तो इसलिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो ये थर्ड स्टेट लोगों को सपोर्ट किया था। अब बात है सेकेंड स्टेट यानी नोबेल। द नोबिलिटी रिप्रेजेंट अनदर प्रिविलेजेस स्टेट्स। नोबिलिटी में ये सेकेंड स्टेट में आता है, ये भी एक प्रिविलेजेस स्टेट है। द नोबिलिटी हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द चार्ज, ठीक है। अब चार्ज द आर्मी एंड द गवर्नमेंट, मतलब नोबिलिटी लोग क्या होता है कि चार्ज के भी कुछ सामानिक पोस्ट होता था जिसमें जो ऑनर पर्सन को इनवाइट किया जाता था, उसमें वो नोबिलिटी लोग रहते थे, ठीक है। आर्मी के भी ऑब्वियसली आर्मी के हेड होते थे और गवर्नमेंट भी रहते थे ये लोग, तो ये नोबिलिटी लोग रहते थे। दे वर वर्चुअली एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस ऑफ एनी काइंड। इनको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था, लेकिन देखा जाए इनको सबसे ज्यादा सुविधा मिलता था, ठीक है। दे कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स पॉपुलेशन हु लिव्ड ऑन देयर लैंड्स। इनके पास जमीन रहते थे। अब इस जमीन में क्या होता है कि पीजेंट काम करते थे, तो पीजेंट के पास से वो जमीन के लिए वो रेंट लेते थे, ठीक है। लेकिन जमीन के लिए पीजेंट के पास से रेंट लेते थे और वो जमीन पीजेंट के पास से टैक्स भी लेते थे, ठीक है। लेकिन खुद कोई टैक्स व रेंट नहीं पेमेंट करते गवर्नमेंट को। उसके बाद दे ऑल्सो कलेक्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ कस्टमरी ड्यूज फ्रॉम द पीजेंटरी। तो वो और भी क्या चीज कलेक्ट करते थे, जो मैंने अभी बोला फ्यूडल, बहुत सारे ड्यू कलेक्ट करना पड़ता था उसको सेकंड स्टेट वाले लोग। तो इसलिए वो लोग पीजेंटरी लोग, मतलब जो किसान लोग थे, किसान लोगों के पास से और भी ज्यादा बहुत सारे वो पीजेंटरी ड्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। और दे वर लेबर ड्यूज। तो क्या क्या ड्यू था, जैसे लेबर ड्यू, जैसे उसका नाम था कॉर्वी। उसके साथ साथ सॉल्ट, क्लॉथ, ब्रेड, वाइन, मिल्स, गैनरीज, प्रेस एंड ओवेंस, ये सब चीज यूज करने के ऊपर भी वो लोग क्या करते थे कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे या ड्यू कलेक्ट करते थे। तो इसी तरह से देखा जाए सेकंड स्टेट वाले लोगों को भी बहुत सारी सुविधा मिलता था, लेकिन इनको गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था, ये सिर्फ सुविधा लेते थे। दे वर टू टाइप्स ऑफ नोबेल्स। इनके बीच में दो टाइप का नोबेल थे, जैसे नोबेल्स ऑफ द सॉर्ड और नोबेल्स ऑफ द रोब। तो सॉर्ड है कि जो जन्म से जो नोबेल थे, मतलब जिसके पास सॉर्ड मतलब जैसे होते हैं ना जो एक राजदंड टाइप का होता है, ठीक है। तो एक जो जन्म से जो नोबेल थे, तो ये ओरिजिनल नोबेलिटी के अंदर आता था। और नोबेल्स ऑफ द रोब जो कपड़े से नोबेल है, ठीक है। अब बात है कि कपड़े से नोबेल है, इनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। नोबेल्स ऑफ द सॉर्ट, ये जन्म से नोबेल है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नोबिलिटी के अंदर बाई इनका ब्लड ये नोबिलिटी के अंदर आ जाता था। लेकिन नोबेल्स ऑफ द रोब स्पेशली देखा जाए जो मिडिल क्लास, मैंने बूर्जुआ के बारे में बताया। अब मिडिल क्लास बूर्जुआ के पास मैंने बताया कि पैसा है, लेकिन इनके पास क्या है, पावर नहीं है। तो ये कभी कभी क्या करते हैं कि अपने पैसा को ब्लैक तरीके से यूज करके ये धीरे धीरे अपने जो स्टेटस को आगे ले जाते थे, ठीक है। और ये पावर को खरीद लेते थे। अब जैसे जैसे ये पावर को खरीद लिया, उसके बाद वो अपने आप को नोबिलिटी कहते थे।
और वो नोबिलिटी के जैसे वो कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देते। ठीक है, तो जैसे ही नोबिलिटी की तरह कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद ये हो जाता है नोबिलिटी ऑफ द रोब। अब बात है कि नोबिलिटी की तरह कपड़े पहन रहे, खुद को नोबिलिटी लोग मान रहे, लेकिन बात है कि एक्चुअल तो नोबिलिटी है नहीं है, क्योंकि उसका तो बाई ब्लड ये नोबिलिटी है नहीं है, ये इसी पैसों से नोबिलिटी को खरीदा है, ये कपड़े के वजह से नोबिलिटी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नोबिलिटी ऑफ द रोब। तो इनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। ठीक है, जो बाय ब्लड है उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता था, लेकिन जो कपड़े के वजह से हुआ है, ठीक है, या पैसों से खरीद लिया, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो इसलिए बुर्जुआ लोग भी चाहते थे इस सिस्टम को चेंज करना। अब बात है थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट्स लोअर स्टेट्स एंड पीजेंट्स, जहां पर स्पेशली सभी लोग आ जाता है। थर्ड स्टेट्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वाज मेड अप ऑफ द मिडिल क्लास बुर्जुआस एंड लोअर क्लास पीजेंट्री, जहां पर जो मिडिल क्लास लोग भी आ जाता है, जो बुर्जुआस होता है, और लोअर क्लास लोग पीजेंट्री आ जाता है। ठीक है, बुर्जुआस के अंदर कौन कौन से आ जाता है, जैसे मर्चेंट्स आ जाता है, मैन्युफैक्चरर्स आ जाता है, बैंकर्स आ जाता है, डॉक्टर्स आ जाता है, लॉयर्स आ जाता है, टीचर्स आ जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जिसके पास लगभग पैसा है, ये सभी लोग इसके अंदर आ जाता है। दी peasantry continue to live in extreme poverty। अब जो किसान लोग है, किसान लोग क्या करते हैं कि एक गरीबी में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब में रहते हैं, ड्यू टू द हाई टैक्सेशन, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है फ्रॉम द अपर क्लास, ऊपर के क्लास को लोगों को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आप दे वर द विक्टिम्स ऑफ हेवी टैक्सेशन, तो ये हेवी टैक्सेशन का शिकार बनते थे, सिंस दे हैड टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ वार। अब इनके जो वार होता है तो मतलब जो बैटल होता है, उस बैटल का भी खर्चा उनको देना पड़ता है, फॉर द किंग, राजा को भी देना पड़ता है, फॉर द चर्च को भी देना पड़ता है, एंड द टैक्सेस ड्यू टू द लॉर्ड ऑफ द मैनर, और लोकल जो जागीर है, ठीक है, उनको भी देना पड़ता है, ऊपर से नोबिलिटी लोगों को भी देना पड़ता है। सिंस दे वर गेटिंग फाइनेंशियल प्रेशर, तो उनके ऊपर भी फाइनेंशियल बहुत सारे प्रेशर आते थे, एंड द प्रेजेंटरी वांटेड टू लिमिट द किंग्स पावर, तो वो क्या चाहते थे कि राजा का जो पावर है उसको कंट्रोल किया जाए। ऑल्सो वांटेड लिबरल आइडियाज, और क्या चाहते थे कि उधर मेंटेलिटी धीरे धीरे आ जाए, उधर आइडिया आ जाए, वेयर दे कुड आर्गू, जहां पर वो इस बात को लेकर वो बहस कर सके, या इस बात को लेकर वो डिस्कस कर सके, व्हाट इज राइट फॉर देमसेल्फ, जहां वो उनके लिए सही क्या है। ठीक है, तो उनको ये चीज समझ में आता कि अगर राजतंत्र है तो वहां पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग कुछ भी बात को लेकर डिस्कस नहीं कर सके, तो ऐसा एक सिस्टम ले आया जाए राजतंत्र को हटाकर, जहां पर हम लोग डिस्कस कर सके कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। तो वो ऐसा एक सिस्टम चाहते थे, यानी ऑब्वियसली वो लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर देखो थर्ड स्टेट लोगों में बीच में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है। अब मिडिल क्लास लोग जो बुर्जुआस लोग है, इनके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन इनका मेनली प्रॉब्लम क्या था, इनके पास पावर नहीं था। तो ये चाहते हैं कि हमें पावर मिले, हम ऊपर आए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सके, हम भी ऑफिशियल्स लोगों को तरह हम लोग अपने काम को हम काम कर सके। ठीक है, तो इनके पास ये था, इनको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन बात है कि पैसा इतना था कि इनको टैक्स पेमेंट करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। इनके मेन जो इनका प्रॉब्लम था ये था कि हमें पावर चाहिए। ठीक है, तो ये इस बात को लेकर ये झगड़ते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के खिलाफ हो गए थे। ऊपर से देखा जाए, जो मैंने अभी बोला है कि फर्स्ट स्टेट के लोगों के अंदर भी लोअर क्लास क्लर्जी लोग थे, तो इनका ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था। तो इनका मानना था क्या कि अपर क्लास क्लर्जी लोगों को सभी सुविधा मिलता है, हमें नहीं मिलता, तो हम हमारे सुविधा के लिए हमें लड़ाई करें। ठीक है, हमें चर्च के वही काम करना पड़ता है, लेकिन पैसा हमें कम मिलता है, तो हम उसी लिए हम लड़ाई करें। तो ये भी उस बात के लिए लड़ाई करते थे। नोबिलिटी के अंदर भी मैंने अभी बता दिया कि नोबिलिटी बाय द रोप, मतलब जो कपड़ों से जो नोबिलिटी होता था। तो कुछ बुर्जुआस लोग बाद में जाकर पैसे देकर वो नोबिलिटी के पोस्ट खरीद लेते थे, लेकिन उनको नोबिलिटी तो मिल गया, लेकिन बाद में वो सम्मान नहीं मिल सका। ठीक है, तो ये भी उस सम्मान के लिए लड़ाई करते थे। और बात है कि इसके बाद लास्ट में कौन आ रहा है, पीजेंट्री। तो पीजेंट लोग क्या करते थे, पीजेंट लोग इनके तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो इनका मेन बात है कि हमें इतना ज्यादा टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें टैक्स ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें खाना चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से जीना चाहिए। तो ये चीज के लिए वो भी लड़ाई करते थे। तो ये फ्रांस के सोसाइटी की उस टाइम में हालत था। यहाँ पर पीजेंट्री के थोड़ा सा हालत मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे थर्ड स्टेट लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है,
फर्स्ट स्टेट में तो क्लार्क जी आगे, सेकंड स्टेट में भी आगे नोबेलिटी लोग, ठीक है। तो ये दो तो हो गया। अब थर्ड स्टेट में देखो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिया है। थर्ड स्टेट में पहले आता है बुर्जुआस, जो 2 मिलियन के आसपास लोग होगा। उसके बाद आता है आर्टिशंस लोग, मतलब कारीगर टाइप का लोग, कारीगर लोग या इंडस्ट्रियल्स लोग, ये सब लोग या आर्टिशंस के लोग के अंदर आ जाता है। उसके बाद देखो लैंड ओनिंग फार्मर्स या टेनेंट फार्मर्स। लैंड ओनिंग फार्मर मतलब जो किसान जिसके पास जमीन है, और टेनेंट मतलब जो किराए पे काम करते हैं दूसरे जमीन में, ठीक है। तो इनका भी तादाद कितना था, 5 मिलियन लोग। उसके बाद थर्ड स्टेट के अंदर क्या आता है, शेयर क्रॉपिंग फार्मर्स, मतलब जो अपने दूसरे के जमीन में जाकर जो अपने क्रॉप को, ठीक है, दूसरे के जमीन में जाकर वहां पर प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीका का भी फार्मर्स थे। तो 11 मिलियन लोग। उसके बाद थर्ड स्टेट्स लोग, डेड लेबर्स, जो दिन के हिसाब से दूसरे के जमीन में काम करते थे, तो इसका भी तादाद थे 5 मिलियंस। और लास्ट में होता है सर्फ्स, जो कृषि दास, मतलब जिसके पास अपना जमीन नहीं थे, अपना कुछ भी नहीं है, दूसरे के जमीन में गुलाम के हिसाब से काम करना पड़ता था, ठीक है। आप बात है कि उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता, सिर्फ उनको खाना मिलता था। तो ये साथ था 1 मिलियन लोग। तो इसी तरह से बहुत सारे वहां पर स्ट्रक्चर थे। तो यहां पर थे, से नीचे क्या लिखा है, द डायग्राम शोज द डिफरेंट ग्रुप्स इन फ्रेंच सोसाइटी इन 1789। तो 1789 में 1789 में फ्रांस के जो अलग अलग सोसाइटी में, मतलब थर्ड स्टेट के अंदर जो ग्रुप थे उसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। एंड दे रिलेटिवली न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस। तो यहां से न्यूमेरिकल एक अप्रोक्सीमेटली हिसाब लगाया गया। व्हाइल दिस फिगर्स आर अप्रोक्सीमेट, एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, दे डू इंडिकेट द एक्सट्रीम माइनॉरिटी। तो यहां पर देखा जा रहा है कि ये कितना ज्यादा माइनॉरिटी है, कॉमन लोग, और ऑफ द 2 प्रिविलेजेस स्टेट्स, मतलब पहले के 2 प्रिविलेज के हिसाब से, मतलब पहले के 2 प्रिविलेज के हिसाब से उनका जो लोग है वो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कम है। और ये बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी सेक्शन में बहुत ही ज्यादा ये मतलब एक्सट्रीमली ये माइनॉरिटी सेक्शन में आता है, मतलब इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। एंड द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी एंजॉयड द थर्ड स्टेट, ठीक है। अब बात है कि फास्ट स्टेट लोग, फास्ट के 2 स्टेट लोग, ये इनका मतलब ये हिसाब से देखा जाए ये प्रिविलेज क्लास है, इनको सभी जगह में इनको सुविधा मिल रहा है। लेकिन समाज में अगर जनगणना किया जाए तो इनका ये माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन थर्ड स्टेट वाले लोग, इनका अनप्रिविलेजेस क्लास है, लेकिन इनको अगर जनगणना किया जाए इनका लोग तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहां उस टाइम में फ्रांस के हालत क्या था इस टाइम में। नेक्स्ट स्लाइड, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715। तो फ्रांस के उस टाइम के जो पॉपुलेशन थे ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया था। 23 मिलियन 1715 में थे, आप 1789 में आकर वो 28 मिलियन हो गया था। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसके बाद से हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम में बहुत ही ज्यादा जो फूड ग्रेन्स था तो उसका जरूरत था, उनके पास डिमांड आए थे। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड्स। आप जैसे जैसे जरूरत था उसके हिसाब से क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो शॉर्टेज आना स्टार्ट कर दिया था। डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन ना होने से शॉर्टेज आना स्टार्ट कर दिया। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज स्टेपल डाइट ऑफ ए मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो जो उनका दैनिक जो आहार था, जैसे उनका ब्रेड मतलब रोटी, जो उनका दैनिक आहार था, इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि डिमांड के हिसाब से उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे करके लोगों के बीच में उसका डिमांड बढ़ता जा रहा था, प्रोडक्शन कम हुए तो इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा था। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स। तो बहुत सारे वर्कर्स क्या करते थे, वो एज ए लेबर के तरह वो काम करते थे वर्कशॉप में। हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। जहां पर क्या करते थे कि जो वर्कशॉप के जो मालिक थे, मतलब जो मालिक लोग थे, वो क्या करते, उनका जो सैलरी वो लेबर लोगों को मिलेगा ये फिक्स रखते थे, ठीक है। मतलब सैलरी कभी बढ़ता नहीं था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइसेस। आप ये सैलरी हमेशा क्या होता है कि सैलरी बढ़ना चाहिए हमेशा कि अभी के हिसाब से, मतलब जैसे है कि अभी मार्केट वैल्यू क्या है उसके हिसाब से सैलरी हमेशा बढ़ना चाहिए, लेकिन सैलरी बढ़ता नहीं था, ठीक है। जैसे हमारे आज के दिन में देखा जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या होता है कि नॉर्मल जो सैलरी मिलना चाहिए उनको मिलता है, लेकिन डीए मिलता है, डेयरिंग अलाउंस एक मिलता है, जो मार्केट प्राइस के हिसाब से वो चीज बढ़ता जाता है,
कभी बढ़ता है कभी घटता है, हालांकि घटता नहीं है क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मार्केट में जो कीमत मतलब जिस चीज़ें का जो कीमत है हमेशा बढ़ता जाता है, इसलिए डीए भी हमेशा ग्रो करता जाता है। लेकिन उस टाइम में कोई डीए सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम में क्या होता है कि वो जो उन लोगों को जो सैलरी था वो फिक्स था। अब बात है कि खाना पीने का सामान के जो प्राइस था वो बढ़ रहा है लेकिन उनका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, तो उनका सैलरी तो एक जगह फिक्स्ड है लेकिन उनका क्या होता है रोटी का प्राइस बढ़ रहा है। अब बात है कि वो खरीदने को उनके पास वो औकात नहीं रहा हो रहा था, ठीक है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंट। अब जो रिच पीपल थे वो तो आराम से खरीद लेते लेकिन पुअर लोग खरीद नहीं पा रहे थे, तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। थिंग्स बिकेम्स worse whenever drought and hail reduce the harvest। और ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गया था कब, जब सूखा आए थे या बहुत ही ज्यादा बारिश आ रहे थे, ठीक है, तो वो चीज हार्वेस्टिंग में मतलब खेतीबाड़ी करने के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट लेकर आ रहे थे, तो इसके वजह से प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ चुके थे उस टाइम में। दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो ये क्या सब इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि एक क्राइसिस को इंडिकेट करता है। सब्सिस्टेंस मतलब लगातार एक क्राइसिस को इंडिकेट करता है। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। जो ये चीज उस टाइम में फ्रांस में लगातार हो रहे थे ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम, मतलब पुराने जो ओल्ड रिजाइम के जो शासनकाल थे, मतलब पुराने जो शासनकाल थे उस टाइम में लगातार हो रहा था, ठीक है, तो इसके वजह से फ्रांस में उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रहे थे। देखते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है। जैसे यहां पर देखो लेफ्ट साइड में देखो बैड हार्वेस्ट मतलब खराब खेतीबाड़ी हो रहा था, उसके वजह से क्या हो रहा था स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स मतलब खाना मिलने में उनको लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद राइजिंग फूड प्राइसेस, जैसे जैसे खाना मिलने में प्रॉब्लम होता तो फूड के प्राइसेस भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब उनके सैलरी फिक्स थे तो वो क्या कर रहे फूड खरीदना, उनके पास सैलरी कम है होने के कारण वो फूड नहीं खरीदने पा रहे थे, तो उनके पास ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्रेड खरीद नहीं पा रहे थे, तो ब्रेड के लिए उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। अब यहाँ से दो चीज हुए थे, वीकर बॉडीज, उनका जो शरीर और भी ज्यादा और भी ज्यादा वीक होना स्टार्ट कर दिया था। और वहां से क्या होता है फूड राइट्स, जैसे जैसे खाना नहीं मिल रहे थे तो खाने के लिए वो क्या कर लेते लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से देखा जाए तो रोटी को लेकर वहां पर राइट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब जैसे जैसे उनका बॉडी वीक हो रहा था वहां से क्या हो रहे थे डिजीज एंड एपिडेमिक्स, तो वहां पर से बहुत सारे रोग फैलना स्टार्ट कर दिया, महामारी फैलना स्टार्ट कर दिया वहां से। आप फाइनली जाकर क्या हुआ इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, एक रोटी के दंगे के वजह से और दूसरे हो गए डिजीज एंड एपिडेमिक्स के वजह से वहां पर मौतों के जो डेथ्स के जो नंबर है ये बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भूख से मरना स्टार्ट कर दिया, महामारी से मरना स्टार्ट कर दिया, राइट से मरना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम की ये हालत थे। तो अभी तक हम लोग अभी तक यहाँ तक जो डिस्कस किया, यहाँ तक हम लोग जितने भी पॉइंट डिस्कस किया है कि देखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए वहाँ का सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। और स्पेशली इस चीज़ से हमें ये समझ में आया कि फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बहुत सारे कारण थे, ठीक है, बहुत सारे कारण थे वहाँ पर, और अलग अलग कारण के वजह से हमें ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखना पड़ा था। जिनमें से देखा जाए तो एक है कि वहाँ पर फॉरेन कारण भी हो सकता है, मतलब जैसे इकोनॉमिकली हमें अगर रीजन अगर दिया जाए तो इकोनॉमी रीजन के अंदर देखा जा सकता है कि एक एम्प्टी ट्रेजर। अब एम्प्टी ट्रेजर के अंदर भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है, तो एम्प्टी ट्रेजर के अंदर भी बहुत सारे रीजन है, तो एक स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके थे वहां पर एम्प्टी ट्रेजर के लिए अलग अलग रीजन क्या है। ऊपर से देखा जाए वहां पर सोशल स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो सोशल रीजन के अंदर आ सकता है, जैसे वहां पर प्रिविलेज वर्सेस नॉन प्रिविलेजेस क्लासेस के अंदर, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम था। थर्ड स्टेट लोगों को बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता, तो थर्ड स्टेट लोगों का प्रॉब्लम क्या था, बूर्जुअस लोगों का प्रॉब्लम क्या था, उनका जो कोई पावर नहीं था, तो इसलिए उनके लिए बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम क्या था। तो लोअर क्लास क्लर्जी लोगों का प्रॉब्लम क्या था, नोबिलिटी विथ रोब, इनका प्रॉब्लम क्या था, ये सब चीज अलग अलग प्रॉब्लम है। ऊपर से लुई 16 का प्रॉब्लम क्या था, फ्रांस के सोसाइटी के हालत के बारे में उनका सोच क्या था, ठीक है, तो ये सब अलग अलग रीजन यहाँ से आ जाता है वहां से। तो ये तो सब चीज है। और इसके बाद भी है कि पिजन का रोल क्या था इस टाइम में, और पिजन के अंदर जैसे ब्रेड राइट स्टार्ट हुआ था और जो डिजीज एपिडेमिक्स जो सिचुएशन आए थे, तो ये जो सिचुएशन आए थे इसका भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर इसका इफेक्ट क्या था, तो ये भी सब चीज इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। लेकिन अब जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा ये पॉइंट है कि बाकी जो सब पॉइंट के बाद
ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर भी ये पॉइंट अगर ना हो तो वो पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट मतलब ये पॉइंट अगर ना हो तो वो पॉइंट इतना ज़्यादा फैलता नहीं था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है। ये ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड ट्रू प्रिविलेजेस, तो एक तरीके से उस टाइम में कुछ मिडिल क्लास लोग ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, जो अपने लिए वो एनविसेजेस का मतलब है कि माने परिकल्पना की गई थी, तो अपने लिए वो परिकल्पना कर रहे थे कि एन एंड टू प्रिविलेजेस, मतलब सुविधा जो लेते हैं जो लोग उनका एंड किया जाए। तो एक मिडिल क्लास, एक सर्टेन मिडिल क्लास लोग गौर कर रहे थे। ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग मतलब बुर्जुआ क्लास लोग हो गए, तो एक तरीके से देखा जाए कुछ बुर्जुआ क्लास लोग ग्रो कर रहे थे, जो चाहते थे कि वो अपने हिसाब से एक परिकल्पना किया, जो चाहते हैं कि जो प्रिविलेजेस लोग जो चीज़ है, प्रिविलेजेस जो चीज़ है, इस चीज़ को हटाया जाए, ये धीरे धीरे खत्म किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक नया आइडिया लेकर आए थे, और ऑब्वियसली ये आइडिया जो आए थे, ये आइडिया धीरे धीरे आगे पूरे फ्रांस के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहे थे, ठीक है। और देखा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास लोग यानी बुर्जुआ क्लास लोगों से ही ये चीज स्टार्ट हुआ था। बाद में जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन धीरे धीरे करके वहां पर जो एकदम से जो पीजेंटी लोग है, मतलब एकदम से जो नीचे क्लास, सबसे नीचे क्लास जो लोग है, वो बाद में जाकर इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग में ये बुर्जुआ क्लास लोगों का बहुत ही ज्यादा रोल था, और उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका ये आइडिया, ये नया आइडिया ना हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता था, ठीक है। अब बात है न्यू आइडियाज का है। द बुर्जुआस डिड नॉट बिलीव दैट एनी ग्रुप इन सोसाइटी, तो बुर्जुआस ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि समाज में कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, वो जन्म से सुविधा ले जाए, बट पोजीशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, वो चाहते हैं कि पोजीशन डिसाइड हो मेरिट के अकॉर्डिंग, नॉट बर्थ, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे जन्म है, तुम्हारे पास तुम्हारे ब्लड के मैच हो रहे हैं तो इसलिए तुम सुविधा लो जाओगे, ये चीज नहीं होगा। तुम्हें जैसे हमारे इंडिया में भी होता था ये सिस्टम, ठीक है, ब्राह्मण के जो बेटे होता है वो ब्राह्मण ही पैदा होता था, और शूद्र के बेटे शूद्र ही पैदा होता था, ये बाय बर्थ डिसाइड होता था एक टाइम में। तो ये चीज से उनका नफरत था, उनका बोले कि तुम्हारे पास हमारे पास मेरिट है, हम मेरिट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, बाय बर्थ नहीं। फ्रांस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ जॉन लॉक। अब ये आइडिया किसके द्वारा फैला गया था? जॉन लॉक के द्वारा, जीन जैक्वेस रूसो के द्वारा, वोल्टेयर के द्वारा, मोंटेस्क्यू द्वारा, इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग लोग आए थे। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ तीनों लोगों का नाम डिस्कस करेंगे। जो पहला है जॉन लॉक, दूसरा है जीन जैक्वेस रूसो, और तीसरा मोंटेस्क्यू। इन तीनों का नाम ही डिस्कस करेंगे। तो पहला है जॉन लॉक। यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, जॉन लॉक ये फ्रेंच नहीं थे, ये ब्रिटिश थे, ठीक है। तो जॉन लॉक इंडिया के हिस्ट्री में भी देखा जाए इनका भी थोड़ा सा एक रोल है। जॉन लॉक का एक लोग है, उनका एक आइडियोलॉजी जो इंडिया के हिस्ट्री में भी उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट लेकर आए थे, तो अलग चैप्टर, वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए उनका क्या रोल था उस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। जॉन लॉक बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी सिलेक्टेड बाई एंड फॉलो द विल ऑफ पीपल। उनका यह मानना था कि गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा, ठीक है, शुड बी सिलेक्टेड बाय एंड फॉलो द विल ऑफ पीपल, और गवर्नमेंट चलेगा लोगों के द्वारा चलेगा, ठीक है। तो वो अपना ये आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा वहां पर फैलना मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया। आप कैसे बोल रहे थे? ऑब्वियसली वो बुक्स के जरिए बोल रहे थे, किताब के जरिए बोल रहे थे, या न्यूज़पेपर के जरिए बोल रहे थे। तो इस चीज को लोग पढ़ते थे, और जैसे जैसे लोग पढ़ते थे तो उनके बीच में भी ये सोचना आ गया था, हाँ यार ये बंदा तो ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि इनका जो सोच है ये सोच होना चाहिए। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये चीज, ये आइडियोलॉजी फैलता जा रहा था, ठीक है। और जैसे जैसे फैलता जा रहा था तो लोग क्या करते थे, इस चीज के बेस में लोगों के बीच में एक यूनिटी हो रहा था कि मैं भी इस प्रॉब्लम में गुजर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि आम जनता के पास ये सुविधा आए कि गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार, ये सब चीज आम जनता के पास आए, ठीक है। तो अब मेरा ये ख्याल देखा जाए किसी दूर देश में दूसरी जगह में दूसरे लोग, उनका भी ख्याल एक है। तो इसी तरह से करके लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बनना उस टाइम में स्टार्ट हो रहा था। लॉक आर्ग्यूड दैट स्टेट रिजल्टेड फ्रॉम ए वॉलंटरी एग्रीमेंट। अब लॉक इस बात में बहस कर रहे थे कि जो उस टाइम में जो राष्ट्र थे ना, तो राष्ट्र का क्या होगा, ये वॉलंटरी एग्रीमेंट, उनको एक शैक्षिक, उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल्स के साथ, who established a sovereign power to protect them from the insecure condition।
तो किसके साथ करना पड़ेगा? वही इंडिविजुअल से साथ करना पड़ेगा, मतलब स्पेशली जनता के साथ करना पड़ेगा, जो जनता अपने प्रभु को चूज करेंगे, और वो प्रभु क्या करेंगे? अपने पावर से उस जनता को खराब समय में उनको रक्षा करेंगे, ठीक है। दैट अकम्प्लिश द स्टेट ऑफ नेचर दैट एग्जिस्टेड विदाउट प्रायर टू ए गवर्नमेंट एंड लॉस। तो वो जो गवर्नमेंट चलेगा उस जनता के हिसाब से चलेगा। तो ये बेसिकली जॉन लॉक का मानना था। तो यानी जॉन लॉक का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट आएगा, ये गवर्नमेंट आएगा जनता के द्वारा आएगा, जनता ही डिसाइड करेंगे कि अब गवर्नमेंट कौन आएगा। आप गवर्नमेंट में ये काम करेंगे, जनता के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि सोवरेंटी होगा ये जनता का ही होगा। मतलब जनता अगर चाहते तो गवर्नमेंट अगर उनके हिसाब से अगर काम ना करे तो जनता चाहते तो गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉन लॉक का मानना था। लॉक इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी लिमिट्स टू पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो लॉक इस बात में उन्होंने बोला था कि देयर मस्ट बी लिमिट्स पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो राष्ट्र के जो अथॉरिटी सिस्टम है उसमें भी, उनके पावर में भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि वो अनलिमिटेड अपना पावर को झाड़ते रहे, ठीक है, उनके पावर में भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। लॉक कॉन्टेंडेंट दैट द एम ऑफ ए सुप्रीम पावर इज टू प्रिजर्व द स्टेट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो लॉक का ये मानना था, ठीक है, लॉक का ये मानना था कि द एम ऑफ सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम पावर में होगा, मतलब ऑब्वियसली जो एक राष्ट्र चला रहे उसका जो सुप्रीम पावर होगा, यानी यहाँ पर राजा ही मान लो, तो राजा को क्या करना पड़ेगा, या जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा? इज टू प्रिजर्व द स्टेट, अपने राष्ट्र को उनको रक्षा करना पड़ेगा, एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को जो फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब एक इन ए सोसाइटी, एक समाज में जो लोग रह रहे उनके जो लाइफ सर्कल है उसको, उसका क्वालिटी भी और भी ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। एंड द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी लिमिटेड, और गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी है ना, मतलब वहां पर जो गवर्नमेंट जो चला रहे, मस्ट बी लिमिटेड बाय द विल ऑफ पीपल, ये लोगों के इच्छा के अनुसार में इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी सिस्टम में जो लोग रहेंगे वो अपने हिसाब से नहीं चल सकते, लोग जो चाहते हैं उसके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, ये लॉक का मानना था। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जिनका रोल था एज ए फिलोसोफर, वो था जीन जैक्वेस रूसो। रूसो का सबसे ज्यादा रोल था। और यहां पर एक चीज मैं तुम लोगों को याद दिला देता हूं कि ये सब जो नाम है पढ़ने से पहले यहाँ इन चीज का स्पेलिंग, मतलब ये नाम का स्पेलिंग अच्छी तरह से पढ़ लेना। जैसे जॉन लॉक का स्पेलिंग क्या है, जीन जैक्वेस रूसो का स्पेलिंग क्या है, वोल्टेयर का स्पेलिंग क्या है, मोंटेस्क्यू का स्पेलिंग क्या है, ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अगर ये इस चीज को गलत लिख दे तो ये बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर। और सबसे बात है, ये अगली टाइम पे भी तुम लोगों को काम आएगा, क्योंकि कभी ना कभी ये स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो तुम्हारे मार्क्स कट जाता है इसके वजह से। तो अब नेक्स्ट बात जाते हैं जीन जैक्वेस रूसो। रूसो का क्या मानना था? रूसो का मानना था कि मैन वाज बॉर्न फ्री, जो आदमी जन्म लेते ये फ्रीली जन्म लेते, एंड ही इज एवरीवेयर इन चेन्स, लेकिन वो जहां जहां जाते वो एक चेन से, एक बंधन से वो उसके साथ जुड़ा होता है। वन मैन थिंक्स हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ अदर्स। कोई इंसान कभी कभी सोचते हैं कि कोई इंसान सोचते हैं कि हम दूसरे के प्रभु है, दूसरे के मास्टर है, बट रिमेन्स मोर ऑफ ए स्लेव देन दे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मतलब लेकिन वो गुलाम से अधिक बने हुए हैं, ठीक है। तो बात है कि यहाँ पर कोई कोई इंसान, मतलब उनका ये मानना था कि रूसो का, कि इंसान हमेशा आज़ादी तरीके से वो जन्म लेते हैं तो उनको आज़ाद तरीके से चलना चाहिए, लेकिन बात है कि जिंदगी जब जीते हैं तो उनको चेन के द्वारा, मतलब एक बंधन के द्वारा उसको जुड़ा रखा होता है। अब बात है कि कोई कोई इंसान वो सोचते हैं कि हम दूसरे के प्रभु है, कि क्योंकि हम अपर क्लास में जन्म लिया है तो हम दूसरे के प्रभु है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से वो स्लेवरी को डिसाइड करते हैं, ठीक है, बट रिमेन्स मोर ऑफ ए स्लेव देन दे। तो वो अपने हिसाब से उस टाइम में डिसाइड करते हैं कि स्लेवरी का मतलब गुलामों का डेफिनेशन क्या होगा, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, ये रूसो का मानना था। सोवरेंटी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। उनका ये मानना है कि प्रभुत्व, ठीक है, सोवरेंटी मतलब जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम चलता है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोवरेंटी के बात लिखा है, ठीक है। तो ये प्रभुत्व किसके पास रहेगा? ये रहेगा लोगों के पास रहेगा, ठीक है। ये राजा के पास नहीं रहेगा, ये नोबिलिटी लोगों के पास नहीं रहेगा, ये क्लार्जी लोगों के पास भी नहीं
रहेगा, ये रहेगा आम जनता के पास रहेगा, ठीक है। यानी सबका यहाँ पर समान अधिकार है। गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड इन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब गवर्नमेंट को चलना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस में, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा सोशली, यानी सामाजिक एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो होगा लोगों के साथ होगा। लोगों किसके साथ होगा? लोगों के साथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा होगा। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुना जाएगा, मतलब लोग चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो दैट इज द रूलर्स एंड द रूल्ड, ठीक है। अब ये जो रूलर जो शासन करेंगे, इसको चूज करेंगे कौन? गवर्नमेंट चूज करेंगे। अगर गवर्नमेंट इसको चूज करेंगे कौन? आम जनता चूज करेंगे। अब आम जनता के लिए अगर वो गवर्नमेंट अगर काम ना करे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव अगर काम ना करे, तो लोगों के पास ये अधिकार है उसको अपने मतलब उसको अपने पद से उसको हटाया जाए, ठीक है। यानी वोटिंग सिस्टम ले आने के लिए रूसो बोल रहे थे, ठीक है। और उनका जो फेमस जो बुक था ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो फेमस बुक। तो ये चीज जो रूसो का मानना था। तो रूसो का ये जो चीज रूसो का मानना है ना, यही बाद में जाकर देखा जाए आज के दिन में यही सिस्टम ही आया है कि जैसे ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड इन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आज के दिन में देखा जाए ये जो वोटिंग सिस्टम आए, ये हमारे हिसाब से आए, ठीक है, मतलब रूसो के हिसाब से है। रूसो जो चीज उस टाइम में बोल गया थे, समझ लो कि ये 1789 से पहले रूसो बोल गए थे, और आज भी वो सिस्टम को हम लोग फॉलो करें, उनके जो आइडियोलॉजी उस आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉन्टेस्क्यू का जो आइडियोलॉजी बोला था, ये आइडियोलॉजी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि द सेड पॉलिटिकल पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। तो उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल पावर, जो राजनीतिक क्षमता है, इनको तीनों पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया में भी आज यही सिस्टम चल रहा है। लेजिस्लेटिव जैसे विधानसभा या विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी, और जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था, ठीक है। यानी तीनों के पावर तीनों अलग अलग लोगों के हाथ में रहेगा, ठीक है। जैसे पहले होता है कि किंग के हाथ में सभी चीज होता है। अब किंग के हाथ में सभी चीज होने से क्या होता है कि किंग क्या करते हैं कि यहाँ पर वो सभी चीज को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर क्या है कि लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट में वहां पर क्या करते हैं कि वो चीज वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे तरह से लॉज बनेंगे। तो वो लोग लॉज किसके अकॉर्डिंग में बनेंगे, उसका अच्छा दिक क्या है, उसका बुरा दिक क्या है, ये सब चीज पार्लियामेंट में डिसाइड होता है, यानी लेजिस्लेचर में डिसाइड होता है। उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव लोग, यानी सरकारी जो ऑफिशियल्स लोग, वो एग्जीक्यूटिव करते हैं। और बाद में उसके ऊपर बेस करके हम लोग न्याय करते हैं, कौन? जुडिशरी सिस्टम, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम करते हैं। लेकिन ये पहले क्या होता था कि पहले होता है कि पूरे राजा ही ये कंट्रोल करते थे, जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की में, वहां पर पूरे राजा ही ये चीज को कंट्रोल करते थे। तो ये चीज मॉन्टेस्क्यू चाहते थे कि ये तीनों सिस्टम को, मतलब एक गवर्नमेंट को चलाने के जो उनका 3 ब्रांच होता है ना, ये 3 ब्रांच को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इसको डिवाइड किया जाए, मतलब तीनों पावर अलग अलग लोगों के हाथ में होगा, या अलग अलग लोगों के गुच्छों के हाथ में होगा, ठीक है। तो ये मॉन्टेस्क्यू का मानना था, और आज भी ये सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन ओल्ड डिजाइन। तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर जॉर्ज डाल्टन का कुछ बात है जो उन्होंने डिस्कस किया, वो अपने एक्सपीरियंस से डिस्कस किया है। उन्होंने बोला है कि अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस, मतलब वो कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, ये पुराने जो शासन सिस्टम में रहकर उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया गया है। जॉर्ज डाल्टन हु लेटर बिकम एक्टिव इन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, बाद में जाकर जो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स 1789 के बाद में जाकर वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, रोट टू ए फ्रेंड इन 1793। तो 1793 में जाकर उन्होंने, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, 1793 में जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखे थे अपने फ्रेंड के लिए, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम। तो उन्होंने बोले थे हम आप आज हम आकर लौट कर हम देखें, मतलब पुराने टाइम के और देखें, व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज, जब वो सिर्फ अपना पढ़ाई खत्म किया है, तो उस टाइम के बात किया कर रहे हो। आई वॉज एडुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। तो मैं एक प्लेसेस में एक रेसिडेंशियल कॉलेज थे जहाँ पर मतलब कॉलेज में रहकर पढ़ाई करना पड़ता था वहाँ पर। तो उस टाइम में जब वहाँ पर रहता था, देयर आई वाज इन द कंपनी ऑफ इंपॉर्टेंट मैन, तब मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना था, ठीक है। वंस माई स्टडीज एंडेड, जब मेरा स्टडीज खत्म हुआ, आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पोस्ट, मैं एक पोस्ट के लिए मैं तरफ मैंने देखा था।
इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि उस टाइम में पेरिस के जो लॉ कोर्ट है ना, वहां पर एक पोस्ट मेरे लिए लेकर आना, मतलब वहां पर उस पोस्ट को मिलना। द चॉइस ऑफ ए कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी। उस टाइम में आर्मी का भी एक कैरियर, मतलब आर्मी का भी कोई भी एक पोस्ट लेना, वहां पर कैरियर बनाना, ये मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल था। एज आई वॉज नॉट ए नोबल बाई बर्थ, क्योंकि मैं बाई बर्थ में नोबल नहीं हूं। नॉट डिड आई हैव ए पैट्रन, या मैं कोई संरक्षक नहीं हूं। संरक्षक मतलब यहां पर मैं राज खानदान से बिलोंग नहीं करता हूं, पैट्रन, ठीक है, राज खानदान से बिलोंग नहीं करता हूं। द चार्ज टू कुड नॉट ऑफर मी ए रिफ्यूजी, अब एक शरणार्थी की तरह भी चार्ज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम में। आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस खरीदने का भी मेरे पास क्षमता नहीं था। एज आई डिड नॉट प्रोसेस आशु, क्योंकि मैं उस टाइम में पैसा भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी, मेरा जो पुराने फ्रेंड थे ना, ये पुराने फ्रेंड भी मेरे तरह मेरे और पीठ दिखाकर जा रहे थे। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन, मतलब ये जो सिस्टम बना था, ये सिस्टम हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, विदाउट हाउएवर ऑफरिंग ए फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज। लेकिन वो ये चीज को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे कि जहां पर हम अपने एजुकेशन खत्म करने के बाद हमारे टैलेंट को उसको सही दिशा में यूटिलाइज कर पाए। मतलब तुम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा ये डिसाइड नहीं हो रहे थे। तो ये सिचुएशन के बारे में जॉर्ज डाल्टन बोले थे, जो 1789 से पहले का था, ठीक है। अब ये चिट्ठी कब लिखे थे? 1793 में जाकर लिखे थे। और एक स्लाइड से हमें थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि वहां पर 1789 के से पहले फ्रांस के सोसाइटी के हालात क्या था। एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग, एक इंग्लिश मैन थे, एक ब्रिटिश लोग थे, जो इसका नाम था आर्थर यंग, जो ट्रेवल थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम 1787 टू 89, जो फ्रांस में ट्रेवल किया था 1787 से 89 तक। एंड रोड डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस, तो उन्होंने डिटेल्स में एक अपना डिस्क्रिप्शन लिखा था ऑफिस जर्नी, तो अपने जर्नी के बारे में। ही ओपन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉस, तो उन्होंने इस चीज के बारे में लिखा था, बोला था जो चीज उन्होंने देखे थे। क्या बात है? He who decided to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves, at that must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the service of free and well-treated man। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो समाज सेवा करना चाहते हैं, या वेटेड अपॉन बाय स्लेव्स, या किसी स्लेव के लिए वेट कर रहे हैं, या बहुत ही मुश्किल हालत से गुजर रहे हैं, ऐसे कोई स्लेव के लिए वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मस्ट बी फुली अवेयर दैट बाय डूइंग, तो उसे इस चीज में वो फुली उनका नॉलेज रहता था, या फुली उनका ये नॉलेज रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सो ही इज प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन ए सिचुएशन, तो अपने जो प्रॉपर्टी है, मतलब अपने जो उनके पास जो इतना प्रॉपर्टी है, वो अपना जिंदगी वो इस सिचुएशन में डाल रहे, व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ही वुड बी इन, तो वो अभी जिस हालत में है उससे कुछ अलग ही है। हैड ही चूजन द सर्विस फॉर फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन, तो इसी करके वो अच्छी तरह से वो जी सकते हैं, ठीक है। बात है कि यहाँ पर यह चीज बोला जा रहा है कि अगर उस टाइम में तुम समाज सेवा करने के बारे में अगर निर्णय ले लो, या किसी स्लेब के ओर तुम अपना काम करने के लिए निर्णय ले लो, तो उस टाइम में बहुत सारे मुश्किल तुम्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम उस टाइम में क्या होता है, तुम अपने जिंदगी और अपने प्रॉपर्टी को इस हालत में तुम डाल रहे हो कि जिस हालत में लोग कॉमनली जाते नहीं थे, तो इस हालत में तुम डाल रहे हो, तो इसलिए तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम तुम्हें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और एंड ही वुड चूज टू डाइन, अगर तुम चूज करो कि इसका उल्टा करो, टू डाइन टू द accompaniment of his victims, groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped and of his son throughout his sleep। तो अगर तुम इसका उल्टा करो तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि तुम्हारे जब राइट हो, मतलब जो सूखा आए या महामारी आए, तो उस दौरान तुम्हारे जो लड़की है उसको किडनैप किया जा सकता है, या तुम्हारे जो लड़का है उसका गला काट दे सकते हैं। तो ये भी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ उस टाइम आ सकता है। तो उन्होंने ये जो आर्थर यंग है ना, उन्होंने इस चीज के बारे में बोल रहे, मतलब बात है कि तुम उस टाइम में तुम जिस तरह पे जाओ तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर तुम लोगों को समाज सेवा करने के लिए बारे में सोचो तो तुम्हें उस टाइम में भी तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि लोगों को लूट कर तुम जैसी तरह से जी रहे हो, एज ए नोबिलिटी पर्सन तुम जियो, ठीक है, या एज ए क्लर्जी की तरह जियो, तो वहां पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उस टाइम अगर जब राइट आएगा तो ये सिचुएशन जो लास्ट के 2 लाइन में लिखा है, ये सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है।
तो ये आर्थर यंग बोल रहे थे। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर स्पेशली हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में स्पेशली हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के जो सोसाइटी थे उस सोसाइटी के बारे में हम लोग डिस्कस करें और वहाँ के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कॉजेस है स्पेशली, तो बहुत सारे कॉजेस है जो सोसाइटी से रिलेटेड, किसी को सोसाइटी के एक्चुअल हालत अगर हम लोग समझ पाए तो कॉजेस के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। तो इस कॉजेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। तो तुम्हारे जो स्पेशली काम होगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के सोसाइटी के हालत क्या थे, एक क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो कॉजेस है उस कॉजेस का कारण क्या थे, या उसे छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं कि सोशल कॉजेस क्या थे, इकोनॉमिकल कॉजेस क्या थे, पॉलिटिकल क्लॉजेस क्या थे। तो तुम्हें इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है और ये स्लाइड देखकर या दूसरी जो स्लाइड मैंने भेजा है उस स्लाइड देखकर तुम्हें उसमें थोड़ा सा वहां का पॉइंट करके तुम उसे बना सकते हो। ठीक है, जो आंसर शीट है वहां पर तुम बना सकते हो। तो आज ये वीडियो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन को लेकर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, वहां से हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।